हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी हम जी एडवांस 2020 के जो कैलकुलस वाले सेक्शन है, मतलब कैलकुलस से ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 14 क्वेश्चंस पेपर 1 2 दोनों मिला करके। तो अपन पहले ही आपको बता लिए एनालिसिस में कि अपन जो है 3 ब्रांच में पेपर को डिस्कस करेंगे, कैलकुलस, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्रिक। तो कैलकुलस वाले का जो 14 क्वेश्चन था वो अपन इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। कैलकुलस में आउट ऑफ टोटल 36 में से 14 क्वेश्चन कैलकुलस के थे सबसे ज्यादा, 13 अलजेब्रा के और रिमेनिंग ज्योमेट्री एंड ट्रिगो से थे। तो ये 14 क्वेश्चन अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते। मैं एक एक करके क्वेश्चन आपको, मैं तो मोबाइल से देख रहा हूं, आपको साइड में दिख जाएगा, ठीक है। तो अपन जो है स्टार्ट करते हैं वही जिस फ्लो में मैं आपको क्लास में पढ़ाते जाता हूं उसी फ्लो में चलेगा। फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एमओडी, देन एओडी। एओडी में भी टेंजेंट नॉर्मल से कोई सवाल आया नहीं, तो पहले मोनोटोनिसिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमम, देन इंटीग्रल कैलकुलस, इंडेफिनिट से सवाल नहीं आया तो डेफिनेट, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन। फंक्शन का पहला क्वेश्चन आया पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए क्या बोल रहा है इफ द फंक्शन, ठीक है ना। एक फंक्शन दे रखा है जो R से R पे डिफाइंड है ना भाई, R से R पे डिफाइंड है। और फंक्शन कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है, fx इज इक्वल टू योर मॉड्यूलस ऑफ x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। सही है क्या? मॉड्यूलस ऑफ x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। तो आपको पूछा जा रहा है कि 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है या नहीं। 4 ऑप्शन सिंगल करेक्ट है बना हुआ है, उसको आपको आंसर करना है। तो अगर आप जानते हो कि अगर आपको 1 1 मैनी 1 चेक करना है तो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर फंक्शन पूरा प्योरली मोनोटोनिक है तो अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और अगर आपका रेंज अगर चेक कर लोगे तो रेंज अगर कोडोमेन, दैट इज रेंज अगर रियल नंबर आ जाता है तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन इनटू रहेगा, ठीक है। तो अगर अपन फंक्शन को प्रॉपरली एज मॉडुलस है तो हम जानते हैं कि हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा इसको। इस तरीके के क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। तो अगर इसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जहां पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज योर लेस देन 0 देन इट विल बी माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर है क्या? अगर इसको प्रॉपरली और डिफाइन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन एक्स where x is your less than 0, ठीक है। तो अभी अपने को f डैश से मतलब है तो f डैश निकालते जरा देखिएगा क्या आएगा। f डैश हो जाएगा twice x माइनस x टाइम्स ऑफ cos x एंड माइनस sin x when x is your greater than equal to 0। बिल्कुल सही बात है, क्लियर है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये माइनस ट्वाइस x आएगा प्लस x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ठीक है ना। अपन प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, सही है भाई। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो तो चीजों को समझ जाओगे आप। एक x को साइन एक्स के साथ दे दो तो x माइनस साइन एक्स, बिकॉज x और साइन एक्स में इनइक्वालिटी हमें पता है, व्हेन x बिकम्स पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स और लेस देन इक्वल टू साइन एक्स, ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में आ जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स, और उस जगह से कहीं ना कहीं अगर प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा। सही है। ये कब है? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम चीज अगर अपन यहां पे करते हैं तो यहां पे क्लियरली अपने को दिख रहा है कि x है और x cos x के साथ अगर माइनस x ले लेते हैं तो ये x इंटू कॉस एक्स माइनस 1 आ जाएगा एंड माइनस एक्स प्लस साइन एक्स को माइनस कॉमन लेके x माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है भाई। तो ये कब होगा? x जब नेगेटिव होगा। अभी आप क्लियरली एक चीज देख सकते हो। बोले सर क्या कि x अगर पॉजिटिव है तो x साइन एक्स से बड़ा होता है, सभी जानते हो, ठीक है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मोनोटोनिसिटी में पढ़ाया, ट्रिगो में पढ़ाया, हर जगह में पढ़ाया ये इक्वालिटी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसी का एप्लीकेशन था। तो ये हो गया तेरा पॉजिटिव। x अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, और 1 माइनस कॉस एक्स तो 1 से छोटा होता है तो 1 माइनस कॉस एक्स भी पॉजिटिव। तो ये सबके सब अगर पॉजिटिव तो इधर तो पूरा f डैश का वैल्यू पॉजिटिव मिल गया। इधर देख क्या होगा, ये नेगेटिव, कॉस एक्स माइनस 1 नेगेटिव, तो ओवरऑल हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अभी x माइनस साइन एक्स है ना, जब x 0 से छोटा होता है ना। ग्राफ भी अगर आपको याद होगा तो साइन एक्स एक्स से बड़ा होता है, दैट इज ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब f डैश जो आया वो कंप्लीटली ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, चाहे x पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। और अगर f डैश आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है दैट इज फंक्शन इंक्रीज करेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट में 0 हो रहा है डेरिवेटिव तब भी उसको अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा है नहीं। तो अगर वो इंक्रीजिंग है तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है। और अगर अपन रेंज में कमेंट करें तो रेंज में आप देख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ x है। यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x डोमेन ऑफ का रियल नंबर दिया हुआ है, तो मॉड्यूलस ऑफ x कुछ भी हो सकता है, दैट इज मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। और एज x माइनस साइन एक्स है, ये सब पूरा नोट्स का क्वेश्चन है। x माइनस साइन एक्स का रेंज आप जानते हो, है ना, ये भी रियल नंबर होता है।
एक्स माइनस साइन एक्स, पूरा पूरा ग्राफ भी बना दिया गया आपको, ठीक है ना। कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है, आप जानते हो, ठीक है। और इधर भी चलता है एक्स लेस देन 0 में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये पूरा पूरा इसका रेंज रियल नंबर होता है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर के साथ अगर आप नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो तो और नेगेटिव होता जाएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करते हो तो और पॉजिटिव होता जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसका पूरा पूरा रेंज जो है वो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्लियरली देख के अपन जज कर पा रहे हैं। तो अगर इसका रेंज आर है तो कोडोमेन भी आर दिया हुआ है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, मतलब फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। और अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो उस फंक्शन को अपन बाइसेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। और जो पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते अपन, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट चलते हैं, है ना। फंक्शन से 2 क्वेश्चन आया था, एक पेपर 1 में एक पेपर 2 में। तो पेपर 1 वाला अपन निपटा लिया, अभी पेपर 2 वाले पे चलते हैं, ठीक है ना। पेपर 2 वाला क्लास नोट्स का क्वेश्चन था भाई, क्लास नोट्स का क्वेश्चन था, ध्यान से देख लो, ठीक है। पेपर 2 वाले पे चलते, पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 16, अगेन फंक्शन का क्वेश्चन, सही है क्या? ठीक है। तो क्या दे रखा था, एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है उन्होंने, है ना। 0 से 1 उसका डोमेन था और कोडोमेन रियल नंबर दे रखा था, ठीक है। और डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया था, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर एक्स अपॉन 4 रेज टू पावर एक्स प्लस 2, सही है क्या। और आपको एक वैल्यू पूछ रखा था, कौन सा वैल्यू, एफ ऑफ 1 अपॉन 40, ठीक है, प्लस एफ ऑफ 2 अपॉन 40 प्लस एफ ऑफ 3 अपॉन 40, ठीक है, प्लस डॉट डॉट अप टू एफ ऑफ 39 अपॉन 40 माइनस एफ ऑफ हाफ, इसका वैल्यू पूछ रखा था आपको, सही है क्या। एकदम लल्लू सा सवाल, क्लास नोट्स का एकदम इजी क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन आपको करा रखा हो 9 टू द पावर एक्स बाई 9 टू द पावर एक्स प्लस 2 देख करके, नोट्स देख लेना, फंक्शनल इक्वेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप क्लियरली यहां पे बोल सकते हो कि सर इसको अगर अपन निकालने कोशिश करें तो देख सकते हैं कि 1/40 और 39/40 ये दोनों मिलकर के 1 हो रहा है, 2/40 और 38/40 ये भी मिलकर के 1 हो रहा है। मतलब इन दोनों में क्या प्रॉपर्टी चल रहा है, अगर इसको अपन x बोलते हैं तो ये नलाइक 1 माइनस एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपन f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का जरूरत हमें समझ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स के बारे में अगर बात करें तो एफ एक्स तो भी नहीं है, तो 4 रेज टू पावर एक्स अपॉन 4 रेज टू पावर एक्स प्लस 2, ठीक है। और प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का अगर मैं बात करूं तो 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, सही बात है, क्लियर है। तो यहां से अगर अपन एडजस्टमेंट करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है 4 अपॉन 4 टू दी पावर एक्स, तो ये कैंसिल आउट होकर के लगभग आपके पास जो चीज आएगा वो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 4 टू दी पावर एक्स प्लस 2 और ऊपर 4 रह जाएगा, मतलब ये 4 टू दी पावर एक्स प्लस 2 बाई 4 टू दी पावर एक्स प्लस 2 ये 1 आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि एफ ऑफ 1/40 एक्स की जगह पे अगर 1/40 डाल देता हूं तो एफ ऑफ 1/40 प्लस एफ ऑफ 39 अपॉन 40 इसका वैल्यू भी 1 आएगा। सिमिलरली एक्स की जगह पे अगर 2/40 डालता हूं तो एफ ऑफ 2/40 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 2/40 दैट इज 38/40 ये भी 1 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते इन दोनों का समीशन 1, इन दोनों का समीशन 1, इन दोनों का समीशन 1, ऐसे चलते चलते कब तक चलेगा, जरा ध्यान से सोचो। 1 से अपन 19 तक चलेंगे तो उधर से 39 से अपन 21 तक पहुंच जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। बीच में फंस जाएगा 20/40, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे पेयर चलता जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। इन दोनों का समीशन इधर 19 टर्म से इधर 19 टर्म से दोनों मिल करके 1 देगा, है ना। कितने 1 देगा, 19 1 देगा। इन ऐसा नहीं कि इधर 19 और 19 38 टर्म्स है, बट 38 दो करके 1 बन रहा है ना, दो मिल करके 1 बन रहा है, तो टोटल एक्जैक्टली कितना 1 आएगा, 19 1 आएगा। तो 1 इंटू 19 हो गया, प्लस यहाँ पे 20/40 बच जाएगा, दैट इज एफ ऑफ हाफ। और यहाँ पे देखो माइनस में एफ ऑफ हाफ दिया हुआ है, तो ये कैंसिल आउट होकर के आंसर जो है वो 19 आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में था, तो इसका जो आंसर आपको देना था वो 19.00 था, क्लियर है। तो ये हो गया फंक्शन का दोनों क्वेश्चन, एकदम सिंपल था, क्लास नोट्स का क्वेश्चन उठा करके रखा है, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं अपना अगला पार्ट, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, जहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया। थर्ड चैप्टर में अपन चलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, लिमिट्स, ठीक है। तो लिमिट से 2 सवाल अगेन अपने को देखने को मिला, तो वो सारे क्वेश्चन अपन देख लेते फटाफट से। चलो जरा एक बार लिमिट से क्या क्वेश्चन पूछा है, जरा एक बार ध्यान से देखो फटाफट से। लिमिट से पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 18, पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है एक लिमिट दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, सही है क्या। अंदर दे रखा है 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर 1/x और माइनस यहाँ पे दे रखा है e टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर a, सही है क्या, क्लियर है। तो बोल रहा है कि अगर ये राइट हैंड डेरिवेटिव एक नॉन जीरो रियल नंबर होता है, अगर इसका आंसर नॉन जीरो रियल नंबर चाहिए, अगर इसका आंसर नॉन जीरो
रियल नंबर अपने को चाहिए, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या होगा बताओ, तो ए का वैल्यू क्या होगा बताओ। तो आप जानते हो, आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर अपन जने इस तरीके का लिमिट सॉल्व करते हैं, अगर इनडिटरमिनेसी एक बार चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ये 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला लिमिट है। तो इसका अगर आंसर आप चेक करोगे तो e टू द पावर -1 ही आएगा, मतलब ये लगभग 0/0 फॉर्मेट क्लियरली दिख रहा है। अभी कोई बच्चा यहाँ पे लॉपिटल लगा देता है, बट मैंने आपको शीट का क्वेश्चन कराने वक्त मैं आपको बार बार सिखा करके दिया था कि जब भी आपको ऐसे 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट लिमिट के अंदर मिल जाता है ना, आप पार्शियल लिमिट सॉल्व मत करना, आप क्या करना कि इसको e के पावर में लिख देना। समझ में आ रहा है ना, इसको क्या करना आप e के पावर में लिख देना। कैसे लिखोगे e के पावर में, e टू द पावर ln विद बेस e 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 1/x, ठीक है। आराम से इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। मतलब अपन किसके बारे में सोच रहे हैं, अपन उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। याद आया ना वो लिमिट fx टेंडिंग टू 0 e टू द पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, जिसका आंसर हो जाता है 1। ये बनाने के बारे में अपन सोच रहे हैं यहाँ पे, जो मैं आपको बार बार बोल के दिया कि अगर इस टाइप का चीज आपको दिख जाता है तो आप इस तरीके से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। e के पावर में लिख देना, देन कॉमन e टू द पावर fx माइनस 1/fx फॉर्मेट बनाने का कोशिश एक बार करो, ठीक है। x टेंडिंग टू 0 है ना, ये अगर मैं देखता हूं, अभी अगर मैं यहाँ पे अगर मेरे को 1 चाहिए तो e टू द पावर -1 मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा, और जैसे मैं e टू द पावर -1 कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा e टू द पावर, ये तो आपका क्या बन गया 1/x बाहर आ गया ना, तो ये ln 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और +1 आ जाएगा, e टू द पावर -1 डिवाइड में आ जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर a। e टू द पावर -1 पूरा बाहर लेकर के चला जाओ, इसका कोई काम है ही नहीं, ठीक है। अभी e टू द पावर fx -1 पूरा तैयार है, fx -1 पूरा तैयार है, तो ये fx का जरूरत है नीचे, तो चिपकाओ fx को नीचे, ठीक है। और ये भी fx अगर आपने एक्स्ट्रा लगाए तो इसको एडजस्टमेंट के लिए फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कैंसिल आउट होकर के एडजस्टमेंट हो जाए, और ये x टू द पावर a तो रहेगा। तो अभी आप देखो e टू द, यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो क्या x टेंडिंग टू 0 पे ये fx टेंडिंग टू 0 हो रहा है या नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ln 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1, क्या इसका वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो रहा है या नहीं। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये 0/0 आ रहा है, तो डिफरेंशिएट कर देते, लॉपिटल लगा देते, तो -1/1 माइनस एक्स और नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालेंगे तो -1 + 1 ये कितना आएगा 0 आएगा। मतलब जब भी x का वैल्यू 0 को टेंड कर रहा है तो ये fx जो है ये 0 को टेंड कर रहा है, मतलब ये लिमिट बिल्कुल किसको टेंड कर जाएगा, ये पूरा लिमिट 1 को टेंड कर जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया 1/e बाहर रह गया, और अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, जरा ध्यान से देख करके बोलिए जरा, ln 1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर a + 1, ऐसा सीन बन गया, ठीक है। अभी बहुत जने यहाँ पे लॉपिटल वापस लगाना पसंद करते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ लॉपिटल लगाने का क्या जरूरत है, अभी ln ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन ही आप जानते हो, तो ln ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन यूज करो ना, क्या है -x-x² 2 माइनस x³ 3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा, ठीक है। वही चीज अगर यहाँ पे चिपका देंगे तो x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -x² 2 माइनस x³ 3 माइनस डॉट अप टू इंफिनिटी डिवाइडेड बाई x टू दी पावर a + 1। तो अभी आप आराम से जानते हो कि अगर इस लिमिट से आपको एक फाइनाइट नॉन जीरो रियल नंबर चाहिए आंसर में, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में बोल के दिया, ठीक है, तो a का वैल्यू डेफिनेटली कितना होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर a का वैल्यू 1 होता है तभी x² कैंसिल होकर -1/2 आएगा और बाकी सारी चीज 0 हो जाएगा। ऐसे चीज आप क्लास में बहुत किए हो, समझ में आ रहा है ना। आराम से ये कैंसिल आउट होकर के -1/2 आंसर आ जाएगा, और बाहर 1/e है -1/2 ये आंसर आ जाएगा, और बाकी पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप a का वैल्यू बोलते हो कि 0 डालोगे तो x से कैंसिल होकर के सारे 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। बट आपको तो नॉन जीरो बोला है तो वो तो हो नहीं सकता है। अगर आप a का वैल्यू 2 से बड़ा 2 या फिर उससे बड़ा रख देते हो तो यहाँ पे आंसर एक जगह पे इंफिनिटी वगैरह दिख जाएगा, जो कि होगा नहीं। तो अगर आपको नॉन जीरो रियल नंबर चाहिए तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी बचता है कि a का वैल्यू आप 1 डालो, ठीक है, ताकि मतलब ये मतलब इधर x² और इधर भी x² बन जाए, कैंसिल आउट होकर के नॉन जीरो रियल नंबर आ जाए, रिमेनिंग पार्ट आराम से 0 हो जाएगा, क्योंकि x² से ये जब कैंसिल होगा आराम से सारे का लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 18 अगेन न्यूमेरिकल आंसर टाइप, आंसर विल बी a बराबर 1, ठीक है। तो आपको 1.00 डालना था, ठीक है। तो ये हो गया पेपर 1 का लिमिट का एक क्वेश्चन था जो मीडियम था, ठीक है ना, एकदम नोट्स वाला चीज है, ठीक है। अभी अगर अपन पेपर 2 में चलते हैं तो लिमिट का एक और कैलकुलेटिव सवाल आया था जहां पे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था, तो उस चीज को अपन एक बार देख लेते फटाफट, ठीक है। चलो, तो अभी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 सिंगल चॉइस, ठीक है, सिंगल चॉइस आंसर, ठीक है ना। सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा गया था। सिंपल सा एक लिमिट इवोल्यूट करने आपको दिया गया है, कौन सा लिमिट है मैं आपको दिखाता हूं।
लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है ना, 4√2 इंटू साइन 3x प्लस साइन एक्स, साइन 3x प्लस साइन एक्स, सही बात है, क्लियर है। और नीचे आ जाएगा 2 साइन 2x, 2 साइन 2x है ना, साथ में साइन 3x बाई 2 है ना, प्लस कॉस ऑफ 5x बाई 2, प्लस कॉस ऑफ 5x बाई 2 माइनस ऑफ √2 प्लस √2 कॉस 2x प्लस कॉस ट्राइस x अपॉन 2। आप सोच करके देखो एक बार किस तरीके से अपन अप्रोच करेंगे सवाल को, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, यहां से जरा ध्यान देखो, ऊपर तो पहले साइन सी प्लस साइन डी खेल सकते हो आराम से आप, ठीक है। इसको 2 साइन ए साइन बी कन्वर्ट करो, ठीक है, फिर देखो कुछ ना कुछ शायद कैंसिल होता है। जो सिंप्लीफिकेशन आपको दिखता है आप करते जाओ, बस चुपचाप बिना कुछ बोले करते जाओ, समझ में आ रहा है ना, आराम से चीजें दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये इंडिटरमिनेट सी है और इतना बड़ा लिमिट है, क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अपन क्या करते, ऊपर लगा देते साइन सी प्लस साइन डी, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सही है क्या, क्लियर है। नीचे ये 2 साइन ए साइन बी को अपन लिख रहे हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी, दैट इज कॉस ऑफ 2x माइनस 3x बाई 2, ये हो जाएगा x बाई 2 माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, दैट इज 4, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 7x बाई 2, क्लियर है। साथ में है आपका cos 5x बाई 2, क्लियर है। अभी √2 अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos 2x, ये 2 cos square x बन जाएगा, दैट इज माइनस 2 √2 cos square x हो जाएगा, और प्लस और माइनस मिलकर के माइनस cos 3x बाई 2। अभी यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किन दोनों को मर्ज करें, बट मैंने आपको ट्रिको में हमेशा सिखाया कि मर्ज किन दोनों को करना है, डिफरेंस सेम है या नहीं उस चीज को देख करके। जैसे x बाई 2 और 7x बाई 2 में अगर फॉर्मुला लगा देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। x बाई 2 अगर 5x बाई 2 के साथ लेते हैं तो भी कोई फायदा नहीं होगा, होगा क्या, यहाँ पे भी डिफरेंस 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस 4 दिख रहा है, समझ आ रहा है ना। तो इससे अच्छा एक और चीज आप कर सकते हो, और छोटा डिफरेंस में अगर सोचते हैं तो cos x बाई 2 को cos 3x बाई 2 के साथ, इन दोनों को अगर लोगे तो भी चलेगा, बट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अभी मैं इन दोनों को ले लेता हूं, है ना, यहाँ पे भी डिफरेंस x दिख रहा है, यहाँ पे भी दोनों एंगल का डिफरेंस x दिख रहा है, क्लियर है। तो अपन फॉर्मुला लगा देते हैं इन दोनों पे, ठीक है ना, कुछ तो जरूर होगा, ठीक है। तो ये ऊपर कितना आ रहा है 8√2, ठीक है ना, और ब्रेक कर देते इसको, पूरा ब्रेक कर देते, मान लो 2 sin x cos x आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 16√2 है ना, sin x इंटू cos square x, ये आ गया आपका न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा बोल, cos c माइनस cos d, ये कितना आ जाएगा 2 sin c माइनस d बाई 2, सॉरी d माइनस c बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका x है ना, इंटू साइन c प्लस d बाई 2, दैट इज हो जाएगा आपका c प्लस डी बाई 2 कितना हो जाएगा 3x प्लस, हाँ c प्लस डी बाई 2 अगर करेंगे तब तो लफड़ा हो जाएगा यहाँ पे, नहीं 3x प्लस x 4x बाई 2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x 4x बाई 2 ट्वाइस x आ जाएगा, और ट्वाइस x बाई 2, सही है। और जब डिफरेंस कर रहे थे तो x बाई 2 आएगा यहाँ पे, है ना, सही है, x बाई 2 आएगा और यहाँ पे x आ जाएगा, कोई बात नहीं, माइनस cos c माइनस cos d, या फिर प्लस ही रख दो, cos c माइनस cos d, इसको c मान लो, इसको d मान लो, तो 2 sin c d माइनस c बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा अगेन x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और sin c प्लस d बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका लगभग अगर मैं देखूं तो sin 3x आ जाएगा, 12x डिवाइडेड बाई 2, 6x बाई 2, 3x आ जाएगा, ठीक है। चलो, और यहाँ पे बच गया माइनस 2√2 cos square x, सही है क्या। तो अपन यहाँ से कॉमन जा रहा है, देखो sin x बाई 2, ठीक है, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, तो ये 16√2 sin x इंटू cos square x, सही है क्या। और नीचे आ रहा है आपका 2 sin x बाई 2, अपन कॉमन लेके जा सकते हैं, और यहाँ पे sin c प्लस sin d हो जाएगा आपका 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, दैट इज आपका x आ जाएगा, सही है क्या। और माइनस 2√2 cos square x, सही है क्या, ठीक है। तो यहाँ से अपन कुछ कॉमन लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसको अगर अपन और ब्रेक कर दे तो ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर ऐसे ही मैं लिख देता हूँ 4 sin x, 4 इंटू 2 8 sin x बाई 2 आया, ठीक है, 8 sin x बाई 2, यहाँ पे 8 sin x आएगा, यहाँ पे cos square x आएगा, और यहाँ पे माइनस 2√2 cos square x है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं cos square x कॉमन लेता हूँ तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, ठीक है ना भाई, क्लियर है। और तो कुछ कॉमन जाएगा नहीं शायद, और जाएगा क्या, जाएगा 2√2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा आपका 4 बच जाएगा ना, 4 2√2 बचेगा यहाँ पे,
ठीक है, और ये 2√2 जब इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे 8 दे देगा। ठीक है, तो आपका न्यूमरेटर में जो चीज बच रहा है वो क्या बच रहा है, 8 sin x बच रहा है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना बच रहा है, 2√2 sin x by 2 into sin x -1। एक बार पुट करके देखो इंडिटरमिनेसी मेंटेन है, देन यहाँ से अपन लॉग पैटर्न लगा करके सॉल्व कर सकते हो, और अगर इंडिटरमिनेसी खत्म हो गया तो डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा। पाई बाई 2 पुट करो तो 8 into sin पाई बाई 2 1। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 2√2 into sin पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज पाई बाई 4 तो 1/√2 और sin पाई बाई 2 1 -1, तो ये 2 - 1 1, तो 8/1 विल बी 8 विच इज फाइनाइट। ठीक है, तो ये इंडिटरमिनेसी खत्म हो गया, तो यही हो जाएगा हमारा लिमिटिंग वैल्यू। तो पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा सिंगल चॉइस में हो जाएगा 8। क्लियर है, तो सिंगल चॉइस था तो यहाँ पे 8.00 देने का कोई जरूरत नहीं था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप तो है नहीं, तो अपन 8 डालेंगे डायरेक्टली। क्लियर है, सिंगल इंटीजर चॉइस है ना, मतलब 0 से 9 के बीच में आंसर देना है आपको। क्लियर है भाई, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, इसको एक टफ रीड किया था मैंने इसको। ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कैलकुलेशन में यहाँ पे बहुत बच्चे फंस सकते हैं और फंसे भी होंगे अगर आप खुद से ट्राई किए हो, तो इसीलिए जस्ट मैंने इस क्वेश्चन को टफ रीड। तो चलिए अभी लिमिट के बाद अगला चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से 2 क्वेश्चन आए, एक पेपर 1 एक पेपर 2। तो पहला सवाल उठाते हैं पेपर 1 का, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द हाउस ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको क्लियरली देखिए, यहाँ पे एफ एक फंक्शन दे रखा है जो कि आर से आर पे डिफाइंड है ना, और एफ एक्स जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 इंटी साइन एक्स। क्लियर है, और g जो एक फंक्शन है वो कोई भी एक आर्बिट्ररी फंक्शन बोल के दिया है। ठीक है, अभी ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, तो आप जानते हो यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से आपको देखना होगा। ठीक है ना, आर्बिट्ररी फंक्शन। ठीक है ना, तो ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा। अभी ऑप्शन में आपको क्या बोल रहा है, ऑप्शन से पहले देखो क्वेश्चन में एक नया फंक्शन डिफाइन कर रखा है f इंटू जी ऑफ एक्स, जिसका मतलब कॉम्पोजिशन कतई नहीं है, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स एक नया फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया है। बच्चे तो यहाँ पे सबसे पहले कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो अभी देखो इसका कंटिन्यूटी, इस नए फंक्शन का कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में 4 ऑप्शन उन्होंने बना रखे हैं। तो सारे जगह पे मैं देख रहा हूं कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी किसका पूछा है, x=1 का। ठीक है, तो मेरा फायदा हो जाएगा अगर मैं इसका डायरेक्टली x=1 पे चेक कर लेता हूं कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, है ना, क्योंकि सारी जगह पे अगर पूछ रहा है तो f का तो जरूरत होगा ही होगा, है ना। तो अपन क्लियरली पूछ सकते हैं कि f जो है यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो ये दोनों x=1 पे ये भी डिफरेंशियबल, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशियबल विल बी डिफरेंशियबल एंड सम ऑफ टू डिफरेंशियबल विल बी डिफरेंशियबल। ठीक है, तो x=1 पे f तो डिफरेंशियबल है, और अगर डिफरेंशियबल है तो ये कंटीन्यूअस भी हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आप जानते हो डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटीन्यूटी। ठीक है ना, तो इतना पता चल गया कि x=1 पे f फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है। अभी चलो ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है, एक एक करके आपको समझना पड़ेगा। देखो, आपको बोला जा रहा है कि g अगर कंटिन्यूअस है x=1 पे, तो f इंटू जी डिफरेंशियबल होगा x=1 पे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले f इंटू जी चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि f इंटू जी डिफरेंशियबल तभी होगा जब RHD और LHD सेम आएगा इस फंक्शन का। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली RHD LHD दोनों ना निकाल करके एक ही निकाल देते, डायरेक्टली अपना काम छोटा करते। ठीक है, तो f इंटू जी डैश अगर निकाल देते एट x=1, तो वो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है ना, f इंटू जी 1 प्लस h आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे RHD में लिख रहा हूँ। ठीक है, और LHD पे आराम से आप सिमिलरली 1 माइनस करके कर सकते हो, है ना। ये बेसिकली आपका RHD है जो मैं भी लिख रहा हूं। ठीक है ना, तो ये f इंटू जी 1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका h। सही है भाई, क्लियर है। तो f इंटू जी 1 प्लस h का मतलब क्या है, f ऑफ 1 प्लस h इंटू जी ऑफ 1 प्लस h, नॉट f ऑफ g ऑफ 1 प्लस h। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस h इंटू जी ऑफ 1 प्लस h। क्लियर है क्या, माइनस f ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1। क्लियर, डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास h। सही है क्या, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 प्लस h विल बी योर 1 प्लस h का होल क्यूब, 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस h इंटू साइन 1 प्लस h। सही है क्या, और ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाई h है। तो अभी आप कैलकुलेट वगैरह थोड़ा सा कर लो, तो आराम से चीजें पता चल जाएगा। यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, h³ प्लस 3h² माइनस h² विल बी 2h² प्लस 3h माइनस h विल बी 2h अगेन प्लस h इंटू साइन ऑफ 1 प्लस h। बिल्कुल सही बात है, क्लियर है। नीचे आ जाएगा h से कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, h² प्लस ट्वाइस h प्लस 2, है ना, प्लस साइन ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे g ऑफ 1 प्लस h मिस हो गया है, g ऑफ 1 प्लस h साइड में होना चाहिए, g ऑफ 1 प्लस h। अभी h हमेशा पॉजिटिव साइड से 0 का टाइम करता है, आप जानते हो। तो यहाँ पे अगर सारी चीज पुट करेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई,
3h माइनस 2h, यहाँ पे h होने वाला था, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ 1, सही है, 1 प्लस साइन ऑफ 1, और यहाँ पे g ऑफ h अगर पॉजिटिव है तो इसको 1 प्लस 0.001 1 प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं एलएचडी का बात करूं, एलएचडी है ना, एलएचडी का अगर बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ 1 माइनस f ऑफ g ऑफ 1 माइनस h, ठीक है, डिवाइडेड बाई h, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, बराबर f ऑफ 1 माइनस h क्या हो जाएगा, 1 माइनस h होल क्यूब माइनस 1 माइनस h होल स्क्वायर, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस h ऑफ साइन ऑफ 1 माइनस h, क्लियर है, और साथ में आ जाएगा g ऑफ 1 माइनस h, ठीक है, और ये तो पूरा पूरा माइनस में रहेगा, बिकॉज f ऑफ 1 इंटू g ऑफ 1 तो 0 है, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका h, सही है भाई, क्लियर है, तो यहाँ से अपने को क्लियरली दिख रहा है, तो ये कितना आएगा, माइनस 1 बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, सही है, तो अगर मैं क्लियरली ध्यान से देखूं तो माइनस 3h स्क्वायर यहाँ से आएगा, सॉरी माइनस 3h आएगा, 1 क्यूब माइनस 3h आएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस 2h, तो माइनस h बचेगा, ठीक है, फिर आएगा प्लस 3h स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस h स्क्वायर, दैट इज प्लस 2h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस h क्यूब हो जाएगा, और माइनस h क्यूब, यहाँ पे तो कोई h क्यूब वगैरह है ही नहीं, और 1 जो आएगा वो तो माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस h साइन 1 माइनस h, ठीक है, और साथ में g ऑफ 1 माइनस h तो बचेगा, डिवाइडेड बाई h हो जाएगा आपका, क्लियर है क्या, ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन माइनस कॉमन लेते, ये माइनस अगर मल्टीप्लाई करते तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, सही है क्या, अभी अगर 8 से कैंसिल करो तो ये 1, ठीक है, ये कैंसिल, ये 2 है ना, और ये भी कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि h का वैल्यू अगर 0 प्लस, h हमेशा कभी भी 0 माइनस नहीं होता, आप जानते हो, h हमेशा 0 प्लस, अगर यहाँ पे डालोगे तो ये g ऑफ 1 माइनस 0 प्लस विल बी 1 माइनस, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 0.001 विल बी 0.999 जो कि 1 माइनस होता है, ठीक है, अब जानते हो, और यहाँ पे अगर 0 डालेंगे तो अपन क्लियरली दिख रहा है कि आंसर 1 प्लस साइन 1 आ जाएगा, ठीक है, तो एलएचडी आया ये, आरएचडी आया ये, अभी ये दोनों इक्वल तो तभी हो सकता है ना जब g ऑफ 1 प्लस और g ऑफ 1 माइनस इक्वल हो जाए, ठीक है, तो वही आपका ए ऑप्शन में बोला है, देखो कि अगर आपका g फंक्शन इफ g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, अगर g x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, दैट इज g ऑफ 1 प्लस विल बी इक्वल टू g ऑफ 1 माइनस 1, ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, मतलब एफ जी जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है, तो एफ इंटू जी अगर डिफरेंशिएबल है तो जी कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन, और सिमिलरली देखो डी ऑप्शन में भी बोल रहा है कि ए एफ इंटू जी अगर डिफरेंशिएबल है तो जी डिफरेंशिएबल है, तो अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि एफ तो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1 पे जानते हो, तो एफ इंटू जी अगर डिफरेंशिएबल होता है तो जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा g डिफरेंशिएबल होगा, बिकॉज अगर g नॉन डिफरेंशिएबल होता है तो प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन में भी डिफरेंशिएबल, तो आपको बोला गया है कि f इंटू जी डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो इस जगह पे g अगर डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल होता है तब भी f इंटू जी डिफरेंशिएबल होने का चांस बनता है, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं बोल पाऊंगा कि f इंटू जी अगर डिफरेंशिएबल हो जाता है तो g कंटिन्यूअस या फिर डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, इसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए बी और डी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, देखो कि g इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 देन f इनटू g इज डिफरेंशिएबल, तो अगर g डिफरेंशिएबल होता है f तो डिफरेंशिएबल है ही, तो प्रोडक्ट ऑफ देम तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए पेपर 1 का 7 का आंसर जो हो जाएगा मल्टी करेक्ट में वो ए और सी हो जाएगा, क्लियर है, समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है ना, तो इस तरीके से आपको करना था, थोड़ा सा लेंथी है प्रॉब्लम, बट इस तरह के प्रॉब्लम जेई पूछ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, बट यहाँ पे बस नया एक फंक्शन डिजाइन किया है उन्होंने और कुछ नहीं, बस देखे हुए प्रॉब्लम है इस तरीके का, मैंने इसको टफ इसीलिए बोला है ताकि बच्चे थोड़ा सा बी और डी ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते और गलत कर देते, बट पार्शियल मार्किंग है तो ए और सी ऑप्शन में तो कोई दिक्कत होने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, और अगर आप बाय डिफॉल्ट ए और सी मार्क करके आए हो तो आपका किस्मत अच्छा है कि बी और डी हो ही नहीं सकता है, तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा, ठीक है, तो बस लेंथ के लिए और थोड़ा सा बी और डी ऑप्शन के लिए मैंने इसको टफ में डाला है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मॉडरेट आप बोल सकते हो, ठीक है, इतना टफ बोलने का कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है, तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन था, तो चलिए अपन चलते सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन पेपर 2 में था, पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 था, सिंगल चॉइस ऑप्शन, पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 अगेन फ्रॉम द हाउस ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्या बोल रहा है, एफ एक फंक्शन डिफाइन है, कहां से कहां पे, -1 से 1 ऑपेंड से आर पे, जी भी कहां से कहां पे, -1 से 1 ऑपेंड से आर पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एफ एक्स मॉड्यूलस में दे रखा है एक फंक्शन, इस तरह के फंक्शन इनइक्वालिटी से
स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर से लेकर के इतना पढ़ाया जाता है, इतना पढ़ाया जाता है कि आप शायद इसको देख करके तो आपको बहुत मजा आया होगा। और जीएक्स जो है देखे, फ्रैक्शन पार्ट कभी भी सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको बोला था हमेशा जब भी जे इंट्रोड्यूस करता है फ्रैक्शन पार्ट को तो एक्स माइनस बॉक्स एक्स के रूप में देता है। तो आज अगर आपको फ्रैक्शन पार्ट नहीं पढ़ाया जाता, सिलेबस में नहीं है बोल के, तो आप कितना मुश्किल से ये एक सवाल करते, अगर आप करते तो आपको पता चलता। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो एस जी एक्स माइनस बॉक्स एक्स दिया गया है तो उसको अपन एक्स माइनस बॉक्स एक्स लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्टली फ्रैक्शन पार्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अभी जो आपको बोला गया है, ठीक है ठीक है, सी इज द नंबर ऑफ पॉइंट, आपको दिख रहा होगा इन द इंटरवल -1 to 1 एट विच, हाँ, एफ ओ जी कॉम्पोजिशन का कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पूछ रहा है। अगेन 2014 या फिर 15 का रिपीटेड कंसेप्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे ये कॉम्पोजिशन है, दूसरा वाला पहले वाला ये कॉम्पोजिशन नहीं था, एफ एक्स इंटू जी एक्स था, अभी ये कॉम्पोजिशन है, अभी ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। तो अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर अपन बात करने चले तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जरा ध्यान से देखो तो सिंपल सा लॉजिक, एफ ऑफ जी एक्स कितना हो जाएगा, हाँ ना, एक्स की जगह पे फ्रैक्शन पार्ट आकर के बैठ जाएगा, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना भाई, एक्स की जगह पे फ्रैक्शन पार्ट आकर के बैठ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर लेते हैं, खत्म बात। डोमेन कितना सिंपल है, -1 से 1 है, इतना छोटा डोमेन में ये सब करने में आप घबराओगे क्या, थोड़ा सा कैलकुलेशन और कुछ नहीं, बाकी पूरा सवाल पानी जैसा। समझ आ रहा है ना, बनाएंगे, देखो क्या क्लियर है, एकदम लल्ली। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट किसके इर्द गिर्द घूमता है भाई, 0 के इर्द गिर्द घूमेगा, 0 से 1 पे x होगा और 0 से -1 पे x + 1 होगा। ठीक है ना, तो अगर मैं 0 से 1 की बात करूं, चलो -1 से 0 की अगर मैं बात करूं और इधर अगर 0 से 1 की बात करूं तो अपन क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आप मेरे को बोलोगे, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वालिटी बाद में खेल लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है, इक्वालिटी बाद में लगा देंगे। ठीक है, -1 से 0 पे ये हो जाएगा x + 1, दैट इज ट्वाइस x + 2 - 1 विल बी +1 एंड ट्वाइस x + 3 हो जाएगा, ये सही है क्या। और यहाँ पे हो जाएगा ये x, दैट इज ट्वाइस x - 1 प्लस ट्वाइस x + 1, क्लियर है। बस अभी फ्रैक्शन पार्ट को तो ब्रेक कर ही दिए, अभी किसको ब्रेक करना है, मॉड्यूलस को। मॉड्यूलस कहां पे चेंज हो रहा है, देखो -3/2, ये तो फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि -1 से 1 के अंदर तो -3/2 आता ही नहीं है। और कहां पे चेंज हो रहा है, -½ पे, यहाँ पे कहां पे चेंज हो रहा है, -½ और हाफ, दैट इज -½ और हाफ पे अगर बात करें तो सफिशियंट है और दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अभी यहाँ पे 4 इंटरवल बन जाएगा, एक हो जाएगा -1 से -½ एक हो जाएगा -½ से 0, एक हो जाएगा अपना 0 से हाफ और -½ पे ब्रेक कर दिया और कुछ नहीं, और एक हो जाएगा ½ से 1, क्लियर। तो -1 से -½ की अगर मैं बात करूं तो इस पूरा इंटरवल में ये आपको क्या पता चल रहा है, ये पूरा नेगेटिव पता चल रहा है, दैट इज -2x - 1, बिकॉज अगर मॉड के अंदर वाला अगर नेगेटिव हो जाता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, देन mod of x विल बी -(x), क्लियर है। और प्लस देकर के अगर मैं इसका बात करूं तो ये तो पूरा इस इंटरवल में पॉजिटिव ही है, बिकॉज x ग्रेटर देन -3/2 के लिए ये पूरा पॉजिटिव है, तो इसका आंसर तो ट्वाइस x + 3 होने वाला है, क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, -½ से 0, -½ से अगर 0 पे सोचेंगे, ठीक है ना, इसी फंक्शन पे सोचेंगे ना, बिकॉज यहां तक तो पूरा यही फंक्शन चलेगा। -½ से अगर 0 पे सोचेंगे तो ये ट्वाइस x + 1 आएगा, ठीक है, और ये ट्वाइस x + 3 आएगा, क्लियर है क्या। 0 से हाफ में सोचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2x, ठीक है, क्योंकि 0 से हाफ में ये नेगेटिव है, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस x + 1, और हाफ से बड़ा जब हो जाएगा तो ये भी ट्वाइस x - 1, ये भी ट्वाइस x + 1। आराम से अभी बस लिख लो, ट्वाइस x कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4x + 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी ट्वाइस x कैंसिल हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे 1 कैंसिल होकर के 4x हो गया। ये कौन सा इंटरवल में, -1 से -½ में, ये -½ से 0 पे, ठीक है, ये 0 से हाफ पे, और ये हाफ से 1 पे। अभी इक्वालिटी लगा दो, अभी इक्वालिटी का खेल है, ठीक है ना। कहां पे चेक करना है, -1 और 1 पे तो बात ही नहीं करना है क्योंकि डोमेन में ही नहीं है। -½ पे चेक कर लो, -½ पे क्या होता है भाई, फ्रैक्शन पार्ट तो -½ ही होगा, दैट इज 0, सॉरी -½ का फ्रैक्शन पार्ट +½ हो जाएगा, तो 2 × ½ 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका अगेन 2 हो जाएगा, है ना, 2। तो -½ पे 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे इक्वालिटी लगाने से ही होगा, ठीक है। अभी 0 पे चेक करो, 0 पे चेक करो, -½ पे यहाँ पे भी पुट करोगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पे भी अपन इक्वालिटी लगा सकते हैं, क्लियर है। दोनों जगह पे, एक जगह पे लगाने से ही होगा, ठीक है। तो 0 पे चेक करो तो इधर 4 आ रहा है, बट 0 पे यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है, बट ओरिजिनल 0 पे क्या आ रहा है वो यहाँ से पता चलेगा। 0 पुट करो, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, ठीक है, तो 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे इक्वालिटी होगा, बट इस जगह पे इक्वालिटी नहीं हो पाएगा। हाफ पे चेक करो, हाफ पे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, मतलब दोनों जगह पे बराबर आ रहा है, तो दोनों जगह पे चिपका दो, 1 पे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अभी इतना सा सिंपल सा फंक्शन आपके पास आ गया, अभी इतना सा सिंपल सा फंक्शन आपके पास आ गया, अभी और आपको क्या चाहिए जनाब,
अभी क्या चाहिए, माइनस हाफ, माइनस वन, जीरो, हाफ, वन, ठीक है। माइनस वन पे से माइनस हाफ पे आंसर क्या है, 2 है। यहाँ पे तो ओपन सर्कल होगा बिकॉज डोमेन में नहीं है, बट माइनस हाफ पे तो आंसर 2 हो सकता है ना, इक्वालिटी है। फिर माइनस हाफ से 0 पे 4x प्लस 4, ठीक है, 4x प्लस 4, 0 पे 4 हो रहा है, ये वैल्यू तो 2 है, ये वैल्यू 4 मान लेते हैं, तो ऐसे इंक्रीज होगा, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। 0 पे कितना आ रहा है वैल्यू, 0 पे आ रहा है वैल्यू आपका 2, तो 0 पे अगर 2 आ रहा है वैल्यू तो 0 पे 4 नहीं हो सकता, दैट इज 0 पे 2 हो सकता है। यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब ग्राफ बनाना तो 11 में ही सीख गए थे। ये 2, ठीक है ना, ये 2 मतलब 0 से हाफ में 2, ठीक है ना, ये 0 से हाफ में 2, दैट इज ये कंटिन्यू होगा, ठीक है, ये कंटिन्यू होगा, है ना। और हाफ में 2 हो सकता है, यहाँ पे भी हाफ में 2 हो सकता है, देन 4x ये इंक्रीज करेगा आपको कहां तक, 4 तक, तो 1 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो -1 से 1 इन दोनों जगह पे कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, बस इनके बीच में करना है। इनके बीच में देखो कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है और कहां पे डिसकंटिन्यूअस, कहां पे है डिसकंटिन्यूअस, कहां पे दिख रहा है, सिर्फ 0 पे, ठीक है, सिर्फ 0 पे, x इक्वल टू 0 पे। और नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, एंड अगेन यहाँ पे कॉर्नर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस हाफ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और 0 पे डिसकंटिन्यूटी होने की वजह से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, क्लियर है। तो टोटल नॉन डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट मिल गया 3 और यहाँ पे मिल गया डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट 1। सवाल में क्या पूछा है देख लेते हैं अपन। सवाल में पूछा है अगर c होता है नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, c है 1 और d हो गया आपका 3, तो c प्लस d का वैल्यू पूछा है तो c प्लस d हो जाएगा आपका 4। समझ में आ रहा है ना, सिंगल चॉइस था, पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 5, आंसर विल बी 4। एकदम फ्लैट रद्दी है, जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन मैंने इसको एनालिसिस में मीडियम में डाल रखा है। क्लियर है, समझ आ रहा है। हाउस ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज ओवर। अगला पार्ट है हमारा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए चलते अगला पार्ट, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। सवाल में क्या बोल रहा है, एक बार फटाफट एक बार आप रीड कर लीजिए। सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है आपको एग्जैक्टली f एक फंक्शन दे रखा है रियल से रियल पे और g भी एक फंक्शन दे रखा है रियल से रियल पे, ठीक है ना। पेपर 2 MOD चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9, सही है, मल्टी करेक्ट 4 मार्क, ठीक है। चलो सवाल करो और नंबर लेकर के जाओ। f r से r, g r से r, बिल्कुल सही, g r से r, बिल्कुल सही है ना। तो f of x plus y, f of x plus y will be your fx plus fy, ठीक है, fx plus fy plus fx into fy plus fx into fy, क्लियर है क्या। एंड fx is equal to x times of gx, ये भी आपको दिया गया है, ठीक है। For all x, y belongs to R, for all x, y belongs to real, ठीक है। तो अभी आपको ये बोला जा रहा है कि अगर लिमिट gx x टेंडिंग टू 0 1 है तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। लिमिट gx x टेंडिंग टू 0, लिमिट gx x टेंडिंग टू 0 अगर 1 है तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx by x भी 1 हो जाएगा, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो आप आराम से लिख सकते हो बिकॉज gx इज योर fx by x, क्लियर है। अभी ऑप्शन देखो जरा ध्यान से, ऑप्शन में पहला ऑप्शन में बोल रहा है f इज डिफरेंशिएबल। अगर f का डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करना है तब तक तो आपको f dash x निकालना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। व्हाट इज योर f dash x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus fx डिवाइडेड बाय h, एंड f of x plus h का फंक्शनल रूल आपको दिया गया है। सेम टाइप का क्वेश्चन जेई में भी पूछ चुका है, ठीक है ना। f of x plus h, f of x plus h अगर अपन यहां पे डाल देते हैं fx plus fh by the given f of functional rule fx into fh minus of fx, ठीक है, divided by h, तो fx gets cancel out, ठीक है। fx plus 1 यहां से क्लियरली दिख रहा है कि fx plus 1 कॉमन जा रहा है और f of h by h, ठीक है। तो f of h by h का लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 में बाय दिस रूल अपन 1 बोल सकते हैं और fx plus 1 को बाहर लेके आ सकते हैं। तो f dash x यहां से क्लियरली अपने को क्या मिल गया, f dash x अपने को मिल गया, बोलो fx plus 1, ठीक है। तो f dash x अगर fx plus 1 मिल जाता है तो क्लियरली ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो ना आराम से आप, ठीक है, ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे रह जाएगा 1, ठीक है। अभी आप इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये हो जाएगा ln f of x plus 1, सही है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है ना, x plus c, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली अगर मैं fx निकालता हूं तो e टू द पावर x -1 प्लस c हो जाएगा, सही है क्या, बिकॉज fx plus 1 विल बी e टू द पावर x, c टाइम्स ऑफ e टू द पावर x, सही है ना। तो fx plus 1 अगर e टू द पावर x कांस्टेंट इंटू e टू द पावर x प्लस c,
सी टाइम्स नहीं, प्लस सी बाद में नहीं आएगा, सी टाइम्स ऑफ ई टू दी पावर सी को सी बोल सकते हैं, तो सी टाइम्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 ऐसे अपन बोल सकते हैं ना, ऐसे बोल सकते हैं। चलो अभी यहां से अपने को निकालना पड़ेगा, है ना, सी निकालने के लिए कुछ कंडीशन वगैरह निकालना पड़ेगा ना अपने को, कि f0 f(1) ये सब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई ना कोई कंडीशन निकालो इस जगह से, है ना। f0 निकालना तो आपको बखूबी आता होगा, x और y दोनों को 0 डाल दो, x और y दोनों को 0 डाल करके एक बार चेक करो क्या होता है, ठीक है। आप एक चीज ध्यान देना, फॉर दिस फंक्शन टू बी एग्जिस्ट f of x plus 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। दैट इज fx का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं हो सकता बिकॉज लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो जो भी यहां से डाटा आएगा वो -1 से बड़ा होना चाहिए। तो x और y अगर दोनों को 0 डाल दे तो ये f0 हो जाएगा, ये ट्वाइस f0 हो जाएगा, ये f² 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से f² 0 हो गया और ट्वाइस f0 माइनस f0 विल बी f0। तो f0 का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 या तो -1, बट -1 हो नहीं सकता है क्योंकि हमें डाटा 0 और -1 से बड़ा चाहिए। तो f0 का ऑप्शन जो अपन लेंगे वो 0 ही लेंगे। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 डालते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखो जरा, x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो ये f0 तो 0 आ रहा है, तो ये c इंटू ई टू द पावर 0 c इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो fx जो फंक्शन आपको मिल गया ऑलरेडी, वो फंक्शन हो गया ई टू द पावर x माइनस 1, ठीक है। तो fx अगर ये फंक्शन हो गया तो gx तो आपको डायरेक्टली मिल गया, बिकॉज gx विल बी fx बाई x, दैट इज ई टू द पावर x माइनस 1 बाई x विल बी योर gx फंक्शन। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, पक्का। चलो तो अपन वो करते हैं भाई, ठीक है ना। ऑप्शन देखते हैं, f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंग्स टू r। हाँ बिल्कुल, fx फंक्शन e टू दी पावर x माइनस 1 होता है, ग्राफ सभी को पता होता है, ठीक है ना। e टू दी पावर x माइनस 1 का ग्राफ लगभग सभी को पता होता है ना, ऐसे -1 एसिम्प्टोट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये पूरा स्मूथ फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, इफ z0 इज इक्वल टू 1, z0 का वैल्यू अगर 1 है, जो कि बिल्कुल दिख रहा है कि z0 का वैल्यू z0 का वैल्यू 1, तो हाँ z0 का वैल्यू तो 1, लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा ना z0 का, बिकॉज 0/0 फॉर्मेट देख रहे हैं और इसका लिमिट तो एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 आता है। तो z0 1 अगर वो लोग बोल के दे रहे हैं, देन g इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंग्स टू r। तो g फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है हर जगह पे, ठीक है रे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो gx जो फंक्शन है वो क्या है, fx बाई x है। अभी fx अगर हर जगह पे डिफरेंशिएबल है तो gx भी होना चाहिए, बट ये x प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना, ये x प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो अपन चलो इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्वोशिएंट रूल से। तो x² आ जाएगा ऊपर, x इंटू ई टू दी पावर x डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर x प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव। अभी ये 0 पे कंफ्यूजन बस हमारा 0 पे ही है, बाकी सारे जगह पे तो ये एग्जिस्ट ही करेगा डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव बाकी सारी जगह पे तो एग्जिस्ट ही करेगा ना। देखो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, हर जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ 0 पे टेंशन है। तो 0 पे अगर टेंशन है तो 0 पुट करके देख लो ना, ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू। एक बार चेक करो, लिमिटिंग वैल्यू चेक करा, अगर एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x², है ना। लॉपरेटल लगा दो, x e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x, ठीक है, नीचे ट्वाइस x। तो ये कैंसिल, x कैंसिल, e टू दी पावर x बाई 2 0 डालेंगे तो ये हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। दैट इज स्लोप आपको हाफ मिल रहा है तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मतलब 0 पे भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और अगर 0 पे डिफरेंशिएबल है तब तो और कोई टेंशन ही नहीं है, हर जगह पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका, सही है क्या, क्लियर है भाई। तो g ऑफ 0 अगर आपका 1 है तो g फंक्शन जो है वो हर जगह पे आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्लियर है। अभी डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव f'1 और f'0, तो f'(x) निकाल दो, f'(x) निकाल दो, e टू दी पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। f'1 कितना आ जाएगा e, और f'0 आ जाएगा 1। तो आपको सी ऑप्शन में बोला है f'1 इज 1, जो कि गलत है, बट f'0 1 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और सी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी, ठीक है। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 9 आंसर विल बी ए बी डी, जो इकलौता क्वेश्चन था मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का। बेसिकली बहुत लोग इसको डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन भी बोलते हैं, बट खैर अपन इसको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में डालें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कैलकुलस का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल देखते हैं क्या है, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन आया है, मीन वैल्यू थ्योरम से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मोनोटोनिसिटी का एक क्वेश्चन और मैक्सिमा मिनिमा का 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 4 क्वेश्चन डिस्कस करना और देखते हैं अपन एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको
मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पेपर नंबर 2 मल्टी करेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है सवाल में, b इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, सबसे पहले बोल के दिया b इज नॉन जीरो रियल नंबर। f एक फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया फ्रॉम r टू r जो कि डिफरेंशिएबल है, सच दैट f0 का वैल्यू उन्होंने 1 दे करके रखा है, ठीक है। और एक फंक्शनल इक्वेशन दिया है f डैश x विल बी योर fx बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फंक्शनल इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो आपको कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो बोला है। तो क्लियर है, अपन फंक्शन निकालते हैं सबसे पहले, क्लियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो फंक्शन आ जाएगा। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है, तो dx आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ln fx हो जाएगा। क्लियर है ना, बेस में तो e आएगा, आप जानते ही हो, ये किसका इंटीग्रेशन है 1/b tan इनवर्स ऑफ x by b प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से अगर fx निकालते तो ये e टू द पावर दिस प्लस c हो जाएगा, e टू द पावर c को मैं c बोल देता हूँ और e टू द पावर ये हो जाएगा 1/b इंटू tan इनवर्स ऑफ x by b। अभी c निकालने के लिए कंडीशन आपको दिया है f0 का वैल्यू 1, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 डालो, यहाँ पे 0 डालो, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0 0 e टू द पावर 0 विल बी 1, तो c का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है 1, तो fx जो प्योरली बन रहा है वो क्या बन रहा है e टू द पावर 1/b इंटू tan इनवर्स ऑफ x by b, ये आ गया आपका fx फंक्शन, ठीक है। अभी बोल रहा है कि अगर, अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पूछा है ना, तो इसको डेरिवेटिव कर देते हैं तो समझ जाएंगे। तो e टू द पावर बॉक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू द पावर बॉक्स, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस चेन रूल, ठीक है ना, तो ये 1/b बाहर आएगा इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका b टाइम्स ऑफ e टू द पावर 1/b इंटू tan इनवर्स ऑफ x by b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है, क्लियर है। तो अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और ऑप्शन ए में बोल रहा है अगर बी भी पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो क्लियर है, ये पॉजिटिव, अगर बी पॉजिटिव हो गया तो एफ डैश हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया। ऑप्शन बी में बोल रहा है अगर बी लेस देन 0 होता है तो फंक्शन जो है एफ को डिक्रीज करेगा। b अगर लेस देन 0 दिया हुआ है, मतलब ये अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग, ये भी सही हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, सही है क्या। थर्ड पार्ट में बोल रहा है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स कर लो, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स कर लो आप, ठीक है। तो एफ एक्स कितना आ रहा है आपका e टू द पावर 1/b इंटू tan इनवर्स ऑफ x by b, सही है क्या, क्लियर है। तो अच्छा, एक मिनट, इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करने गया ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आया है ना, और नीचे इंटू डेरिवेटिव ऑफ x by b 1/b आएगा, मतलब b स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये b स्क्वायर आया तो b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ ये बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये पॉजिटिव मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी के ऊपर इंडिपेंडेंट है, फंक्शन बी का कुछ भी वैल्यू के लिए हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है बट बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सही है क्या। सी ऑप्शन में देखते हैं एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये e टू द पावर 1/b इंटू tan इनवर्स ऑफ x by b माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी इन दोनों को प्लस करेंगे तो e टू द पावर 0 1 आ जाएगा, तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स 1 बोल रहा है, तो ये भी सही है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ये 1 भी होगा, ये भी सही हो गया, ठीक है। और अभी बोल रहा है एफ एक्स माइनस 1/fx, सॉरी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो इन दोनों का माइनस 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ये 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर 2/b tan इनवर्स ऑफ x by b विल बी 1 हो जाएगा, और उसी 1 को e टू द पावर 0 लिख सकते हैं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x by b विल बी 0, दैट इज x का वैल्यू यहाँ से tan 0 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल के दिया है क्वेश्चन में डी ऑप्शन में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये 0 नहीं हो सकता है, ये 0 हो रहा है सिर्फ x इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि इसको सॉल्व करके x इक्वल टू 0 मिला, तो ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए तो ट्रू हो नहीं सकता, देयरफॉर दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी, दैट इज पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 7 मल्टी करेक्ट विल बी ए एंड सी। क्लियर है, समझ आ रहा है मेरी बात। आगे चलते दोस्त। नेक्स्ट
आपका अच्छा प्रॉब्लम जो था सबसे मीन वैल्यू थ्योरम का, वो स्टार्ट करते हैं। चलिए जरा ध्यान से, पहले तो क्वेश्चन ही आप पढ़ के अच्छे से ध्यान से समझ जाओ एक बार। क्वेश्चन क्या आपको जो दिख रहा है, क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक बार ध्यान से आप समझ जाओ। बिकॉज दिक्कत तो यहाँ पे आने वाला है आपको, है ना। एक पॉलिनोमियल फंक्शन, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया है और बहुत कुछ सोचने का कोशिश किया एग्जामिनर ने यहाँ पे, ठीक है। और इनका आंसर तो, इसका आंसर तो बहुत जने बहुत गलत दिया है भाई, ठीक है। तो जब आंसर देख रहा था यार यूट्यूब में, बहुत जगह पे मतलब मेजर मिस्टेक, हर जगह पे ये मिस्टेक दिया। कुछ ही जगह मेरे को 5 आंसर देखा, बट सारी जगह पे 3 लिखा था, जो कि क्या गलती है मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली, ठीक है ना। जीएक्स विथ रियल कॉफिशिएंट, एमजी जो है वो क्या डिनोट कर रहा है उसको पहले समझना जरूरी है। एमजी जीएक्स पॉलिनोमियल का डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको बोला एक सेट दे रखा है, उस सेट में जिस प्रकार के फंक्शन है उसी प्रकार के फंक्शन आपको फाइनली पढ़ के देख लो। आपको निकालने के लिए बोला है एम एफ डैश प्लस एम एफ डबल डैश, मतलब एफ डैश फंक्शन का नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और एफ डबल डैश फंक्शन का नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का समीशन निकालने के लिए बोला है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो चलिए जरा एग्जैक्टली अपन क्या करते हैं, ठीक है। और एफ जो फंक्शन है वो क्या है, एस सेट में जिस प्रकार के फंक्शन लिखा गया है उसी प्रकार के फंक्शन है एफ। तो एस सेट में जो फंक्शन लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक क्यूबिक लगा दिया, ए नॉट प्लस ए1 एक्स प्लस ए2 एक्स स्क्वायर प्लस ए3 एक्स क्यूब, सही है क्या, ठीक है। और ए नॉट ए1 ए2 कॉफिशिएंट सारे के सारे रियल नंबर दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। और आपको बोला है कि इसका मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने होने पड़ेंगे वो बता दो बस, ठीक है। तो सबसे पहला मिस्टेक जो बच्चे क्या सारे टीचर कर रखे वो क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। कि एफ डैश की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि एफ डैश किस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है ना। लोगों ने और बच्चे ने, बाकी टीचर ने और बच्चे ने क्या सोचा एग्जाम में, जो सबसे फेवरेबल है, जो पहला दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में पहले आया था बट मैंने उसको करेक्ट किया कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ट्वाइस एक्स, ठीक है, इंटू क्यूबिक को रख दिया, ठीक है ना, क्लियर है। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर को रहने दो और क्यूबिक का डेरिवेटिव हो जाएगा क्वाड्रेटिक। यही सबसे अच्छा क्वेश्चन था पूरा पेपर का, आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर कंसेप्चुअली देखे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 4x इंटू क्यूबिक एक बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्वाड्रेटिक वो भी बाई क्वाड्रेटिक, मतलब अंदर एक बाई क्वाड्रेटिक आएगा, समेशन ऑफ 2 बाई क्वाड्रेटिक विल बी बाई क्वाड्रेटिक, मतलब ये एक 6 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अभी तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि एफ डैश का 2 रियल रूट तो यहां से आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स का बात चल रहा है तो बाई क्वाड्रेटिक का मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स तो 0 ही होगा ना भाई, क्योंकि उसका तो 4 रियल रूट हो सकता है, 2 रियल रूट हो सकता है, या तो 0 रियल रूट, ठीक है। तो इस सेंस से उन्होंने बोल दिया कि इसका 0 इसका 2, तो ओवरऑल आंसर है 2। और अगर मैं एफ डबल डैश कैलकुलेट करने गया, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू बाई क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव तो क्यूबिक हो जाएगा, प्लस बाई क्वाड्रेटिक इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री, ये भी 5 डिग्री, तो ओवरऑल पॉलिनोमियल 5 डिग्री हो जाएगा। तो 5 डिग्री का अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट का बात करूं तो 1 हो जाएगा, तो एफ डैश का मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट 2 हो जाएगा, एफ डबल डैश का 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर आपने 3 दे दी, जो कि गलत है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपने एकदम ब्लाइंडली क्वेश्चन को कर लिए लेमैन की तरह, ठीक है। कोई आपका मतलब डिफरेंस नहीं था, आपका मतलब सोच नहीं था कोई सॉल्यूशन में, डायरेक्टली आपने निकाल दिए। और ये ज्यादातर मतलब बहुत बच्चों ने यहाँ पे तो नेगेटिव किया होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये था इस तरीके का क्वेश्चन की सबसे पहले यही थॉट आता है। मेरे भी पहले दिमाग में 3 आया था आंसर, बट अगर ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ, समझ में आ रहा है ना। अपन ने इसके बारे में सोचे ही, है ना, क्या पता इसका जो एक फैक्टर है वो इसके साथ मैच हो जाए, या फिर इसका एक फैक्टर, क्योंकि क्यूबिक है, इसका एक रियल रूट तो आएगा ही आएगा, और वो रियल रूट इनके साथ मैच भी हो सकता है, इनके साथ अलग भी हो सकता है। तो अपन क्लियरली अगर मैं आपको बोलूं तो क्या होगा एग्जैक्टली, जरा ध्यान से आप सोचिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां से अगर मैं बोलूं कि एफ डैश के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, ठीक है, एफ डैश के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो एफ डैश का 2 रियल रूट तो यहां से आएगा, 2 डिस्टिंक्ट, एक्स इक्वल टू +1 और -1, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और अगर एफ डैश +1 और एफ डैश -1 दोनों आपको 0 दिख रहा है, और फंक्शन पूरा पूरा पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो है ही इन द इंटरवल -1 से 1। तो अगर आप थोड़ा सा डीप में सोचो तो रॉल्स थ्योरम आपको क्या बोलेगा, रॉल्स थ्योरम आपको बोलेगा ना कि अगर फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस ऑब्वियसली ओपन इंटरवल में होगा, और इन दोनों जगह पे अगर वैल्यू सेम है तो इसका सॉरी ये क्या बोल रहा हूं, एफ का, ठीक है ना, एफ फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है इसमें,
तो और एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ +1 दोनों ही 0 आ रहा है, ठीक है। तो -1 और +1 दोनों जगह पे अगर फंक्शन 0 है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो डेफिनेटली -1 से 1 के बीच में एक रूट तो आएगा ही ना, किसका, एफ डैश का, ठीक है। तो एफ डैश 1 0, एफ डैश -1 0, और एक और चीज हम बोल सकते हैं बाय रॉलिस थ्योरम कि एफ डैश अल्फा भी 0 होगा फॉर ऑल अल्फा इन द इंटरवल -1 से 1, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स का बात करूं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा फॉर द फंक्शन एफ डैश। तो एम एफ डैश का आंसर हो जाएगा 3, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट। कम से कम इतना तो होगा, टर्निंग और भी ज्यादा हो सकता है ना, बट कम से कम तो 1 होगा, और इधर एग्जैक्टली 2 मिल रहा है, तो 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर एफ डैश, अगर आप देख रहे हो कि एफ डैश 1 और एफ डैश -1 0 है, एफ डैश भी इसका पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव भी तो पॉलिनोमियल ही होगा, तो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ही होगा। तो एफ डैश 1 और एफ डैश -1 अगर 0 है, तो अपन वापस बोल सकते हैं ना कि एफ डैश 1, एफ डैश -1 और एफ डैश अल्फा तीनों 0 है, और अल्फा कहां से कहां पे है, अल्फा -1 से 1 के बीच में है। तो अगर एफ डैश 1, एफ डैश अल्फा, एफ डैश -1 तीनों के तीनों 0 है, तो एफ ये किसके लिए बात कर रहा हूं, एफ डैश के लिए। तो हम बोल सकते हैं ना कि एफ डैश जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, या तो कर्व कुछ इस तरीके से होगा, मतलब एफ डैश का डेरिवेटिव एक रूट दे देगा इन बिटवीन -1 एंड अल्फा, और एफ डैश का डेरिवेटिव एक और रूट दे देगा इन बिटवीन अल्फा एंड 1, ठीक है ना। दैट इज एफ डबल डैश बीटा विल बी 0 इज इक्वल टू एफ डबल डैश गामा, वेयर बीटा इज इन द इंटरवल -1 टू अल्फा एंड गामा इज इन द इंटरवल अल्फा से 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो एफ डबल डैश का भी मिनिमम रियल रूट कितना हो जाएगा, 2, तो 3 + 2 आंसर विल बी 5। क्लियर है, तो ये मिस्टेक हुआ था सभी से। और अगर आप एकदम छोटे तरीके से एकदम बिना दिमाग लगाए सोचना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ, ठीक है, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या समझ आएगा, आपको ये कंडीशन देकर के उन्होंने एकदम सवाल को लल्लू बना दी। क्या बना दी, उन्होंने बोल दी सारे कोएफिशिएंट रियल है। तो अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स, तो मैं इस पूरा पॉलिनोमियल को खत्म ही कर देता हूं ना। एफ डैश और एफ डबल डैश का मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स चाहिए, मतलब क्या, एफ का मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अगर होता है तभी तो एफ डैश और एफ डबल डैश का मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स होगा ना। तो अगर मुझे ये चारों के चारों रियल बता रखा है, तो मैं इन तीनों को 0 मान लेता हूं। तो इन तीनों को अगर 0 मान लूंगा तो एफ एक्स जो है वो एकदम सिंपल फंक्शन बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश देखो कितना आ रहा है, एफ डैश आ रहा है ए इंटू ट्वाइस, यहाँ पे x² - 1 इंटू ट्वाइस एक्स, ठीक है। और यहां से अगर आप एफ डबल डैश देखते हो तो एफ डबल डैश कितना आ जाएगा, 4a0, ठीक है। यहाँ पे x इंटू ट्वाइस एक्स प्लस x² - 1, ठीक है, क्लियर। तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो यहां से x इक्वल टू 0 और +-1 3 रूट आपको दिख गया, यहां से 3 रूट दिख गया, और इसको इक्वल टू 0 कर दो तो आपको यहां से ट्वाइस x² 3x² इक्वल टू 1, दैट इज x का वैल्यू +-1 अपॉन √3 दिख गया। यहां से 2 सॉल्यूशन दिख गया, 3 और 2 5 सॉल्यूशन। क्लियर है। अब बोलोगे सर 3 + 2 5 ये तो एग्जैक्ट आ रहा है, बट मिनिमम वाला कंडीशन तो मैंने पहले ही ले लिया, तो एग्जैक्ट ही दे देंगे ना आंसर। समझ में आ रहा है ना, मिनिमम वाला कंडीशन तो मैंने पहले ही ले लिया ना, तीनों को 0 मान दिया। एक क्यूबिक को मैं मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स के लिए, है ना, जो एक 7 डिग्री पॉलिनोमियल था उसको 4 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है ना, बाकी सबको 0 करके। तो इस तरीके से भी अपन सोच सकते हैं। लास्ट ईयर 2018 में जब कारपुर ने पेपर बना था, तब भी एओडी पे बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन डाला था उन्होंने, और अगेन मेरे को ठीक 1 साल बाद ये एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला जो कंट्रोवर्शियल था, मतलब लोगों के बीच में, आईटी का पेपर का बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जो बहुत ही वाकई अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका मोनोटोनिक मीन वैल्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना। अभी हमारे पास बाकी है कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट सेगमेंट जो है मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा का और 2 क्वेश्चन आया है, ठीक है, प्योरली मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर और 2 क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो वो चलिए एक बार फटाफट से अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमा देखो, पेपर 1 मैक्सिमम मिनिमा का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि x, y बिलोंग्स टू, है ना, r क्रॉस r सच दैट 0 से π/2 में x है, और y का वैल्यू जो है वो 2 sin ट्वाइस x और इधर 0 के बीच में है, ठीक है ना। और हैविंग, अभी बोला है कि इस रीजियन में जितने भी रेक्टेंगल है having one side on the x-axis, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल which has the maximum perimeter among all the rectangles, ठीक है
ऐसे रेक्टेंगल आपको ढूंढने हैं जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम होगा, जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम होगा उसका एरिया निकालना है ना। हम लोग गलती क्या करते कि पेरीमीटर मैक्सिमाइज करके पेरीमीटर भी निकाल के रख देते हैं, ठीक है ना, बट आपको यहाँ पे एरिया निकालने के लिए बोला है, तो ये चलिए मिस्टेक ना करना आपको, ठीक है। तो पहले तो रीजियन बना लो कि रीजियन क्या है। रीजियन में देखो x का वैल्यू क्या दे रखा है, 0 से π/2, सिंपल सा चीज है, ठीक है। और 2 sin 2x का ग्राफ तो आप ट्रांसफॉर्मेशन से आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। π/2 पे ये कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना इसका ग्राफ, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा ग्राफ, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं ये मैक्सिमम वैल्यू 2 जो है वो कहां पे आ रहा है, π/4 में आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर अगर मैं रेक्टेंगल बनाने के बारे में सोचूं तो ये रहा आपका रेक्टेंगल, समझ में आ रहा है ना, ये लो आपका रेक्टेंगल, ठीक है। ये भी हो सकता है रेक्टेंगल, ये भी हो सकता है रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है, बट जो भी हो सिमेट्रिक होगा, x इक्वल टू π/4 के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इसका वन बेस जो है वो एक्स एक्सिस में बोल के दे दिया, ठीक है। तो चलो मैं मान लेता हूं ये अगर थीटा है तो डेफिनेटली इसका जो ये वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा कोमा 0 है ये पॉइंट, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा π/2 माइनस थीटा कोमा 0 बाई सिमेट्री अपन बोल सकते हैं, क्लियर है। तो पेरीमीटर जो है वो निकाल दो और उसको मैक्सिमाइज कर दो, पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्लियरली देखो पेरीमीटर, पहले तो ये लेंथ बताओ, ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा थीटा कोमा 2 sin 2 थीटा, ठीक है ना, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका π/2 माइनस थीटा कोमा 2 माइनस थीटा कॉमा 2 sin 2 थीटा ही होगा, ठीक है ना, 2 sin 2 थीटा ही होगा, बिकॉज सेम है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज होने का नाम ही नहीं लेगा, क्लियर है ना मेरे पास, पक्का। चलो तो आगे चलते हैं, तो ये वाला लेंथ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा लेंथ कितना हो जाएगा, अगर मैं देखो तो π/2 माइनस थीटा से थीटा माइनस कर देंगे, दैट इज π/2 माइनस 2 थीटा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा आपका, ये वाला हाइट कितना है, 2 sin 2 थीटा है, क्लियर है क्या। तो ये नेट आपका कितना आया, π माइनस 4 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। अब इसी को आपको क्या करना है, डेरिवेटिव कर लो तो मैक्सिमाइज करोगे इसी को विद रेस्पेक्ट टू ऑब्वियसली थीटा करोगे, आप जानते हो, -4 प्लस 4 cos 2 थीटा, ठीक है ना। तो इक्वल टू 0 कर दो तो यहाँ से cos 2 थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो cos 2 थीटा अगर 1 है, थीटा 0 से 90 के बीच में ही रहेगा, ऑब्वियसली रेंज थीटा का रेंज तो 0 से 90 के बीच में ही रहेगा ना, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, है ना, थीटा अगर 0 से 90 है तो 2 थीटा 0 से 180 है, तो 0 से 180 के बीच में 1 ये कहां पे होता है, 0 पे होता है, ठीक है ना, 1 ये कहां पे होगा, 0 पे होगा, दैट इज थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 मिल रहा है अपने को, कोई बात नहीं, तो -4 सही है, कैलकुलेशन वगैरह सही है ना मेरा, टू थीटा विल बी 0, ठीक है ना, 2 थीटा विल बी 0। तो अपन अगर ध्यान से देखें तो इस जगह पे एरिया निकालना है ना अपने को, नहीं यार 0 तो नहीं, और तो कोई फैक्टर तो आना चाहिए जरूर, ठीक है ना, अपन ने कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना। पेरीमीटर मैक्सिमम पेरीमीटर बोला है, एरिया निकालना है जहां पे पेरीमीटर मैक्सिमाइज होगा। तो पेरीमीटर का अगर मैं बात करूं तो ये ट्वाइस इंटू लेंथ π/2 माइनस 2 थीटा सही तो है, π/2 माइनस 2 थीटा प्लस पेरीमीटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 sin 2 थीटा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो 2 sin 2 थीटा इसको डबल कर दिया तो π माइनस 4 थीटा, अच्छा ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा, सही मिस्टेक हो गया था, ये हाफ हो जाएगा, ये अगर हाफ हो गया तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, इन द इंटरवल कहां पे ये हाफ हो सकता है, 0 से π में देख लो ना, 0 से π में कहां पे हाफ हो सकता है, एक ही जगह पे होने का चांस है π/3, तो ये थीटा हो जाएगा π/6। तो इस π/6 में डबल डेरिवेटिव देख लो, पैरामीटर मैक्सिमाइज हो रहा है या नहीं, होगा ही ऑब्वियसली, बोर्ड तो है नहीं, ये सब चेक करना है। तो 8 cos 2 थीटा है, ऑब्वियसली π/6 डालो तो ये π/3 आएगा, π/3 हाफ, तो 4 माइनस, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, p डैश आ गया -4 प्लस 8, अच्छा सॉरी ये है p डैश, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो -16 sin 2 थीटा, sin 2 थीटा π/6 पे नेगेटिव होगा तो मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसी जगह पे आपका पेरीमीटर मैक्सिमाइज होगा, तो एरिया आपको इसी थीटा में निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 2 sin 2 थीटा। तो थीटा का वैल्यू π/6 डाल दो तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस π/3 विच विल बी π/6 और 2 sin π/3 दैट इज 2 इंटू √3/2।
तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 दैट इज पाई बाई 2√3। क्लियर है? तो पाई बाई 2√3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ना? तो पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 6 आंसर विल बी सी, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। देन अगेन एक और क्वेश्चन पेपर 2 का आखिरी सवाल में पूछ रखा है जेई ने मैक्सिमा मिनिमा का, वो भी एकदम इजी एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है। ठीक है ना? थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन चाहिए और पैटर्न थोड़ा सा बदल दी डराने के लिए आपको। ठीक है? बाकी क्वेश्चन को वो लोग सिंपल ही रखते हैं, बट इस तरीके के पूछते हैं कि आप डर जाओ। एफ एक फंक्शन दे रखा है 0 से पाई, ओपन है, ध्यान रखना ना। एफ थीटा जो है वो क्या है देखो एक बार, इसका लॉकेल मिनिमम के बारे में बातचीत करने बोला है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल रेज टू पावर 4। ठीक है? तो यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी 1 प्लस साइन 2 थीटा, है ना? और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा के पावर में 2। ठीक है? तो यहां से 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, है ना? माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है? और प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। एफ टेस्ट थीटा पहले आप निकालो, तो ये माइनस 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा और प्लस 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और बाहर एक और 2 आएगा तो ये 4 हो जाएगा। इक्वल टू 0 करो, इक्वल टू 0 करो, तो यहां से कॉस 2 थीटा कॉमन जाएगा। ठीक है ना? और अंदर आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कॉस 2 थीटा 0 हो सकता है, या तो साइन 2 थीटा हाफ हो सकता है। ठीक है? तो 0 से पाई थीटा का डोमेन है, आप देख लेना, इस डोमेन को ध्यान रखना। ठीक है ना? तो इस डोमेन में कहां पे 2 थीटा 0 कहां पे होगा? 2 थीटा 0 हो जाएगा आपका सिर्फ पाई बाई 2 पे हो सकता है। ठीक है? पाई बाई 2 पे हो सकता है, 3 पाई बाई 2 भी हो सकता है। ठीक है ना? तो 5 पाई बाई 2 भी हो सकता है, 5 पाई बाई 4 नहीं, और नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा। तो थीटा का वैल्यू जो होगा वो पाई बाई 4 भी हो सकता है, 3 पाई बाई 4 भी हो सकता है। सही है क्या? क्लियर है? तो पाई बाई 4 एक ऑप्शन हो गया, 3 पाई बाई 4 भी एक ऑप्शन हो गया। और अगर मैं यहां से देखो तो यहां से आपका 2 थीटा का वैल्यू साइन 2 थीटा हाफ दिख रहा है ना, तो 2 थीटा का वैल्यू, 2 थीटा का रेंज दिख रहा हो जाएगा 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में साइन हाफ कहां पे होता है? हाफ हो जाएगा 2 वैल्यू पे, है ना? एक जगह पे पाई बाई 6 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो थीटा का वैल्यू एक हो जाएगा पाई बाई 12 और एक हो जाएगा 5 पाई बाई 12। ठीक है? तो आपको बोला गया है मिनिमम, लोकल मिनिमम। तो लोकल मिनिमम कहां पे आएगा वो चेक करने के लिए तो डबल डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। एफ डबल डेश थीटा देखो कितना है, -4 साइन 2 थीटा, -4 साइन 2 थीटा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा बिकॉज कॉस का डेरिवेटिव माइनस में आएगा। ठीक है? तो और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा यार, यहाँ पे अगर अपन बातचीत करें तो ये 4 साइन 2 थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 आएगा बाहर, एक 8 साइन 2 थीटा, ठीक है, और प्लस 4 कॉस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, दैट इज 8 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है ना? तो यहां से अगर मैं बातचीत करूं तो ये कितना हो जाएगा देखो क्लियरली, अच्छा ये तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 साइन 2 थीटा, है ना, और प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा। ठीक है? तो अगर मैं पाई बाई 4 पे चेक करता हूं तो पाई बाई 4 पे ये पाई बाई 2, है ना, और तो पाई बाई 4 पे अगर चेक करोगे तो ये पाई बाई 2, तो ये 4 और ये पाई -8, तो ये लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है? और 3 पाई बाई 4 पे अगर मैं चेक करूं तो 3 पाई बाई 4 पे आप देखोगे कि 3 पाई बाई 4 पे ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, दैट इज -4, और ये हो जाएगा आपका 3 पाई, दैट इज -8, अगेन ये लेस देन 0। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है ना मेरी बात? पक्का? तो अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पे मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है? तो ये दोनों तो हो नहीं सकता बिकॉज आपको तो लोकल मिनिमम ऑफ थीटा पूछा है ना। ठीक है? तो पाई बाई 12 पे अगर मैं चेक करूं तो ये हो जाएगा 4 पाई साइन पाई बाई 6 और पाई बाई 3, ये तो हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0, और 5 पाई बाई 12 पे ये 5 पाई बाई 6, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 दैट इज 5 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई 3, है ना, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोनों ही पॉजिटिव आएगा, फॉर ऑल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12। ठीक है ना? मतलब 4 वैल्यू आया था, क्रिटिकल पॉइंट 4 आया था, बट 2 पे मैक्सिमा आ रहा है, 2 पे मिनिमा आ रहा है। ठीक है? तो जो जिन दोनों पे मिनिमा आ रहा है उन्हीं दोनों को हम कंसिडर करेंगे, और उनका सेट जो है उन्होंने इस तरीके से बना करके दिया है λ1 पाई
लैम्डा 2 पाई ऐसे करते करते चलना है, और लैम्डा 1 0 से बड़ा है, लैम्डा 2 उससे छोटा है, ऐसे सारे के सारे 1 से छोटा है, तो आपको लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 दो ही ऑप्शन आया, ठीक है ना। तो एक हो जाएगा आपका पाई बाई 12 और एक हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 12। तो ऑब्वियसली लैम्डा 1 का वैल्यू बस आपको डराने के लिए लिखा है, लैम्डा 1 1/12 हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा 1 पाई लिखा गया है, थीटा का वैल्यू का बात कर रहा हूँ। लैम्डा 1 पाई है ना, तो लैम्डा 1 1/12 और लैम्डा 2 हो जाएगा आपका 5/12, ठीक है। तो आपको लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 निकालने के लिए बोला, तो दोनों को जोड़ दो तो 6/12 दैट इज हाफ आ जाएगा, विच विल बी 0.5। तो 0.5 न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 पेपर 2 आंसर विल बी 0.5, ठीक है। दैट्स इट, ये मैक्सिमम मिनिमम ओवर है। अभी आपका इंटीग्रल कैलकुलस का रिमेनिंग क्वेश्चन बता दें। इंटीग्रल कैलकुलस डेफिनेट इंटीग्रेशन पहला क्वेश्चन आया इंटीग्रल कैलकुलस से, पेपर वन क्वेश्चन नंबर 12 मल्टी करेक्ट था, 4 मार्क का था, 4 + 4 - 2, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर एक क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है ना। तो आपको 4 ऑप्शन है कैलकुलेशन के लिए, बस टफ हो जाएगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो करते कैसे एग्जैक्टली इस टाइप के प्रॉब्लम में दिखा सकता हूं। अगर आप बाइकॉट लगा के इंटीग्रल निकाल दोगे ना यहाँ पे, तो आपका मतलब लास्ट में जो अप्रोक्सीमेशन है, शायद कुछ ऑप्शंस में जो डी ऑप्शन है बड़ा गंदा आ जाएगा, ठीक है ना। मैं करके देखा था, बट फिर मैं उस तरीके से आपको नहीं बता रहा हूं, आपको मैं सीरीज एक्सपांशन से बता देता हूं इसको, ठीक है ना। तो आपको 4 ऑप्शन निकालने के लिए बोला है। पहला ऑप्शन में आपको ये निकालने के लिए बोला है 0 से 1 x dx, सॉरी x cos x dx। फिर सेकंड ऑप्शन में 0 से 1 x sin x dx। फिर थर्ड ऑप्शन में आपको बोला गया है 0 से 1 में पूछ रहा है x² cos x dx, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में 0 से 1 x² sin x dx। ये 4 चीज आपको पूछ रहा है, 4 ऑप्शन में मल्टी करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है आपको बताना है एग्जैक्टली, ठीक है। तो एज आप एक्सपांशन जानते हो तो आराम से आप इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, ये सब प्रॉब्लम में अपन ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है तो इनइक्वालिटी बनाना पड़ेगा, अभी कैसे बनाएंगे वही चीज देखना है। cos x का एक्सपांशन सभी को याद होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस x²/2 प्लस x²/4 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस x³ 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है ना। तो अभी अपने को यहाँ पे x नहीं cos x के बारे में बातचीत करना है, तो ये हो जाएगा x माइनस x³/2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x³ ये हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x⁵ फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी अपने को है ना, अभी अपन अगर फर्स्ट 2 टर्म लेकर के ही चलते हैं, ठीक है। ये पूरा एक पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि ये रिमेनिंग टर्म से ये सबसे बड़ा है, तो ये प्लस माइनस है ना। देखो ये टर्म ही देखो, ये टर्म ही पॉजिटिव है, आपको दिख रहा है कि ये टर्म पॉजिटिव है, ठीक है ना। फिर अगला जो 2 पेयर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, समझ में आ रहा है ना। ऐसे सारे टर्म पूरा टर्म पॉजिटिव है। तो अगर दिस प्लस समथिंग पॉजिटिव लिखा गया है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि x cos x जो है वो इससे तो बड़ा होगा ही होगा, कन्फर्म है। x cos x जो है वो x माइनस x³/2 से तो बड़ा होगा ही होगा, समझ में आ रहा है, इतना तो अपन बोल ही सकते हैं। बिकॉज x cos x इक्वल टू दिस प्लस समथिंग पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर x cos x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस x³/2। तो अगर मैं 0 से 1 x cos x dx का अगर मैं बात करूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो इधर भी आप इंटीग्रेट कर दो अकॉर्डिंगली x माइनस x³/2 dx को। ये सॉल्व होकर के क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस x⁴/8 आ जाएगा 1 से 0। तो 1 अगर डालोगे यहाँ पे हाफ माइनस 1/8 दैट इज 4 माइनस 1 3/8, दैट इज दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/8 हमारे पास आ रहा है, क्लियर है। तो यही हमारे को लगता है पहला ऑप्शन दिया गया है एग्जैक्टली, तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बी ऑप्शन के बारे में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन में किसके बारे में बातचीत करने के लिए बोला गया है, देखो अपने को बोला गया है साइन एक्स के बारे में। अरे इसको इरेज क्यों किया था यार, चलो एक साथ सी ऑप्शन भी अगर कर लेता तो अच्छा ही होता ना। cos x 1 माइनस x²/2 है ना, ऐसे ही लिख लेते हैं cos x ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो x² cos x का अगर मैं बात करूं ग्रेटर देन इक्वल टू x² माइनस x⁴/2, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 x² cos x dx विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन x² dx माइनस 0 से 1 x⁴/2 dx, सही है क्या। तो ये हो जाएगा x³ माइनस x⁵5/10 है ना, 1 से 0 से 1, ठीक है। तो 1 डालो तो 1/3 माइनस 1/10 दिस विल बी योर 37/30। तो ये वैल्यू 7/30 से बड़ा होगा, ठीक है। बट एज ये सी ऑप्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ लिखा गया है, सी ऑप्शन लिखा गया है ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, बट हमारा आया 7/30, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर है। अभी चलते हैं साइन एक्स वाले पे। साइन एक्स का एक्सपांशन सभी जानते हो, पहला 2 टर्म क्या होता है x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल,
तो अपन क्लियरली ये बोल सकते हैं कि sin x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 6। तो x sin x का अगर मैं बात करूं तो x स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 6, तो 0 से 1 x sin x dx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 से 1 x स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 6 dx। इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 बाई 30 है ना 1 से 0, तो ये 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 30 दैट विल बी योर 10 माइनस 1 9 बाई 30 3 10 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाई 10 आया, और बी ऑप्शन बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाई 10 ही दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5, ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर लिख देना, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 36, तो 1 डालो, 0 डालेंगे तो खत्म हो जाएगा ये 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 36, तो ये 36 आएगा, तो यहाँ पे 9 माइनस 1 8 बाई 36, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो 4 बाई 9 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बाई 9 होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे दिया हुआ है 2 बाई 9, मेरा कैलकुलेशन सही है ना। एक्स क्यूब माइनस एक्स टू दी पावर 5 बाई 6, एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स टू दी पावर 6 बाई 36, ठीक है, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 36, ठीक है ना, 9 माइनस 1 8 बाई 36, 8 बाई 36, तो ये कैंसिल 4 से कैंसिल करोगे तो 2 बाई 9, ऑब्वियसली ये 2 बाई 9 होगा, तो 2 बाई 9 है, तो डी ऑप्शन में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बाई 9 दिया हुआ है, तो डी भी करेक्ट हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी डी। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 12 डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एस्टिमेशन का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी डी, मल्टी करेक्ट था, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन आया, लबनीड्स के ऊपर बेस्ड था, सिंपल मीडियोकर क्वेश्चन था, वो पेपर 2 में था, पेपर 2 का लास्ट में था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, तो उसको एक बार देख लेते हैं, फिर अपन आखिरी क्वेश्चन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का, क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम अगर अपन देखना चाहते हैं तो मैं इसका इंफॉर्मेशन बता देता हूं। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 17 न्यूमेरिकल टाइप क्या बोल रहा है, देखो एफ एक फंक्शन है, आर से आर पे डिफाइंड है, एफ एक फंक्शन है, आर से आर पे डिफाइंड है, such that f is continuous and f of pi is given to us which is minus 6. Okay, capital F is another function which is defined in the interval 0 to pi closed, say r tak, where r is the codomain, and capital X is your function which is 0 to x integration f t dt। आप जानते हो जब भी इंटीग्रेशन का लिमिट में वेरिएबल रहता है तो अपन पहले बिना कुछ सोचे लबनीस लगा ही देते हैं, तो डिफरेंशिएट कर देंगे अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन पे वेरिएबल लिमिट्स को, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 आ जाएगा माइनस एफ 0 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 0 0, तो एफ डैश एक्स कैपिटल एफ डैश एक्स तो एफ एक्स ही आ गया, क्लियर। अभी आपके पास एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से पाई एफ डैश एक्स प्लस कैपिटल एफ एक्स है ना cos x dx इक्वल टू 2, तो आपको f0 का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। कौन सा f0, स्मॉल f0 का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, क्लियर है। तो अभी अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो अपन घबरा रहे इस f को लेकर के, ठीक है ना, इस f को लेकर के, इसका तो डेरिवेटिव पता है, तो f तो इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में है, तो इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन अंदर अगर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, कैसे करेंगे। बट आप चिंता मत करो, ठीक है, आप सिंपल सा है ना, आप सिंपल सा पहले इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो, है ना, आराम से एकदम दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लो। एक तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा, और एक दूसरा आ जाएगा एफ एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। तो सिंपल से आपको समझ ही आना होगा, एफ से एफ डैश पे जाना होगा तभी तो आप कर पाओगे, बिकॉज एफ डैश का डाटा दिया है, तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, क्योंकि बाई पार्ट इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन का ही डेरिवेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे एफ डैश, ठीक है ना, इसीलिए बोलता हूँ ये सब आईलेट वगैरह चलता नहीं है, जो एनसीईआरटी का रूल है, समझा ना, बाई पार्ट फीलिंग से चलता है ना, जो इंटीग्रेशन आसान है उसको सेकंड, जिसका डिफरेंशिएशन आसान है उसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे आईलेट वगैरह कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, फीलिंग से बाई पार्ट करना होगा, ठीक है। एफ डैश को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अगर फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे तो एफ डैश का डबल मतलब एफ डबल डैश आ जाएगा, जिसका कोई काम नहीं है, हमें पता ही नहीं उसके बारे में कुछ, तो इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे ताकि ये इंटीग्रेट होकर के एफ एक्स आ जाए, और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, तो ये हो जाएगा cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और एफ डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स dx, क्लियर है। ऐसे हो जाएगा चीजें, समझ में आ रही है मेरी बात। और यहाँ पे अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा तो एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x विल बी साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x विल बी साइन एक्स dx। और इस एफ डैश को अगर मैं स्मॉल एक्स से रिप्लेस कर देता हूं यहाँ से, तो ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसका इंटीग्रेशन होकर के एफ एक्स है ना इंटू कॉस एक्स प्लस कैपिटल एफ एक्स इंटू साइन एक्स, ये बचेगा, ठीक है। आप भूल मत जाना कि लिमिट था 0 से पाई, लिमिट था 0 से पाई, तो पुट करो जरा लिमिट, तो ये आएगा एफ ऑफ पाई इंटू कॉस पाई, तो 1 हो जाएगा, कॉस पाई तो आपका शायद -1 हो जाएगा, ठीक है ना।
प्लस एफ ऑफ कैपिटल पाई इंटू साइन पाई 0 हो जाएगा। आपको टेंशन हो रहा था होगा एफ ऑफ कैपिटल पाई को लेकर के, बस चिंता ही मत करो, उसके साथ 0 है, प्रोडक्ट होकर के खत्म हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ एफ ऑफ स्मॉल पाई दिया हुआ है। ठीक है ना, सॉरी स्मॉल एफ ऑफ पाई दिया हुआ है। क्लियर है। और माइनस F0 अगर डालेंगे तो माइनस F0 इंटू कॉस 0 तो 1 हो जाएगा और साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस 6 दिया हुआ है तो ये प्लस 6 हो जाएगा और प्लस 6 माइनस एफ ऑफ 0 विल बी 2, तो स्मॉल एफ ऑफ 0 यहां से आ जाएगा 6 माइनस 2 4, और वही आपको निकालने के लिए बोला था, जिसका आंसर जो हो गया वो 4 हो गया। एक सिंपल सा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम था जो आपका लेबनीज पे बेस्ड था। क्लियर है, लेबनीज तो अच्छा खासा बाई पार्ट इंटीग्रेशन आप मान सकते हैं। क्लियर है, इसीलिए इंडेफिनिट और पूछने का जरूरत नहीं है, जो इंटीग्रेशन टेस्ट करना था उन्होंने इसी जगह पर टेस्ट कर लिया। एक इजी प्रॉब्लम है, अगर आपका प्रैक्टिस अगर नहीं है तो मॉडरेट बोल सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा कैलकुलस का 14th क्वेश्चन, जो लास्ट प्रॉब्लम था, है ना, मेरे हिसाब से लास्ट प्रॉब्लम पूरा कैलकुलस सेक्शन का, बट आया था ये फर्स्ट पेपर का एकदम फर्स्ट में, दैट इज एरिया अंडर कर्व का इकलौता क्वेश्चन जो एक अच्छा क्वेश्चन था। कर्व बड़ा अननोन सा कर्व दे रखा था और ऐसा जेई हमेशा करता है। ठीक है, कर्व के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लगाने के लिए आपका डिफरेंशियल कैलकुलस यूज हो जाएगा, तो मल्टी कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम बनाते ही है वो लोग। ठीक है, तो पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3 सिंगल करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ था, दो फंक्शन गिवन था, एक एफ फंक्शन जो कि है e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस e टू दी पावर माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, है ना, और एक g फंक्शन गिवन था जो कि है हाफ टाइम्स ऑफ e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस e टू दी पावर 1 माइनस x। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है मेरी बात। ठीक है, और आपको बोला है एरिया बाउंडेड बाय द दिस टू कर्व f और g, इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया और x इक्वल टू 0 के बीच में। ठीक है, इन दोनों कर्व से एरिया बाउंडेड निकालना है और x इक्वल टू 0 वाला लाइन यूज करना है, दैट इज योर y एक्सिस। ठीक है, तो चलिए निकालते, पहले तो ग्राफ स्केच करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के ना अपन एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं अच्छे से, ये मॉड्यूलस लगा हुआ है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 होता है तो ये तो कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और अगर x का वैल्यू, डोमेन क्या दिया हुआ है फंक्शन का, डोमेन तो r ही दिया हुआ है, और अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक है ना, अपने को फर्स्ट क्वार्टर में तो एरिया निकालना है ना, फर्स्ट क्वार्टर में निकालना है, तो अपने को तो 0 के उस तरफ जाके कोई फायदा ही नहीं, तो 0 से 1 में क्लियरली देख सकते हैं ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस e टू दी पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 आएगा, सॉरी 0 से 1 में ये 0 हो जाएगा, 0 से 1 में 0 हो जाएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये e टू दी पावर x माइनस 1 और माइनस e टू दी पावर 1 माइनस x ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, और ये तो अपना है ही। अब ये कर्व जो है इसको स्केच करने के लिए ये पता करना पड़ेगा, 1 के बाद तो ये फंक्शन है, अभी ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है कुछ हवा ही नहीं लगा, 0 का डिफरेंशिएशन तो वही होगा, और इधर अगर मैं देखता हूं तो डेरिवेटिव वगैरह करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा लगभग e टू दी पावर बॉक्स माइनस आएगा बाहर, तो e टू दी पावर 1 माइनस x ऐसे हो जाएगा सीन। मतलब क्लियरली पता चल रहा है कि ये फंक्शन, मतलब ये पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव, तो उनका सम भी पॉजिटिव, मतलब f डैश ग्रेटर देन 0 ये पता चल रहा है। ठीक है ना, अगर f डैश ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, अभी इंक्रीज कैसे करेगा, कनकेव अप होके करेगा या कनकेव डाउन होके करेगा, उसको चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव चेक कर सकते हो, डबल डेरिवेटिव चेक कर लो, बट उसका कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं दिखा रहा हूं चेक करके, है ना, ऐसे आ जाएगा आपका डबल डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो अगर ऐसे आ जाता है, अगर ऐसे आ जाता है तो आप समझ सकते हो कि ये 1 से जब बड़ा हो जाएगा तो ये चीज इसको लीड करेगा। ठीक है ना, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो डबल डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन कनकेव भी अप होगा, कनकेव भी अप होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। सिमिलरली इधर अगर चेक करना चाहते हो तो g डैश ये e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस e टू दी पावर 1 माइनस x, सही है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है ना, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, और अगर x लेस देन 1 की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, x लेस देन 1 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है ना, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये तो समझ आ रहा है, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ग्राफ अगर मैं स्केच करने जाऊं तो ग्राफ का जो फील आ रहा है मेरे को, क्या आ रहा है कि x अगर ग्रेटर देन 0 है, x अगर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे मान लो ये बिल्कुल सही है, और x अगर लेस देन 1 है मान लो माइनस हाफ, तो 1 बाई रूट ई है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो 1 बना लो, है ना, 0 से 1 पे f फंक्शन क्या है, 0 है, मतलब f फंक्शन तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है,
और 1 के बाद से ये इंक्रीज भी कर रहा है विथ कनकेव अप, इंक्रीज भी कर रहा है विथ कनकेव अप, मतलब ऐसा हो जाएगा सीन, ठीक है ना। अच्छा, दोनों का इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए, तो इसको तो देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, जीरो के साथ इक्वेट करके तो कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। तो अपन जो है ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं कि 0 से 1 के लिए इन दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो e टू द पावर x इक्वल टू मतलब ऐसे ही आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1, दैट इज e टू द पावर 0, तो x का वैल्यू 1, ठीक है ना। तो 1 पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना, 1 पे इंटरसेक्ट करेगा क्या, 1 पे तो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, बट अगर मैं ध्यान से देखूं इसको अगर इसके साथ जीरो, अच्छा इसको क्यों जीरो कर रहे हैं, इसको इसके साथ जीरो कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सॉल्व तो करना है एफ और जी फंक्शन को ना, मैं डेरिवेटिव को क्यों चेक कर रहा हूं, इन दोनों को तो जीरो इक्वेट हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा अबव एक्स एक्सिस से रहेगा, जीएक्स फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव है ना, हमेशा एक्स एक्सिस को कोई टच ही नहीं करेगा और नीचे आना तो दूर की बात है, ठीक है। तो अगर मैं चेक करना है तो इसके साथ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 माइनस 1 बाई e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू e टू द पावर x माइनस 1, ऐसे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू e टू द पावर x माइनस 1 बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई e टू द पावर x माइनस 1, 1 प्लस हाफ विल बी 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 ट्वाइस, ठीक है, इक्वल टू 1। सही है क्या, सही कर रहा हूं क्या, गलत सलत तो नहीं कर रहा हूं ना। 1 बाई e टू द पावर x प्लस 1, 1 प्लस हाफ, सही तो हो रहा है, माइनस हाफ, हाँ, e टू द पावर x माइनस 1 बाई 2 और e टू द पावर x माइनस 1 यहाँ पे हाफ लग गया है ना, उधर e टू द पावर x माइनस 1 माइनस 1 बाई e टू द पावर x प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे हाफ आ जाएगा बिकॉज ये सब्ट्रैक्ट होकर के आएगा, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, है ना, तो 3 रह जाएगा, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 1 विल बी योर ln, ठीक है, ln 3। तो ये हाफ को अगर मैं निकाल देंगे तो यहाँ पे हाफ अगर नीचे आ जाएगा तो ये ln रूट 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस ln रूट 3, तो दोनों का एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1 प्लस ln रूट 3 से, तो 1 प्लस ln रूट 3 ऑब्वियसली 1 के बाद आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं क्लियरली देखना चाहूँ तो gx फंक्शन 1 तक तो 1 के बाद इंक्रीज कर रहा है, 1 के बाद इंक्रीज कर रहा है, 1 तक डिक्रीज कर रहा है, 1 पे वैल्यू कितना आएगा, 1 पे वैल्यू आएगा ये 1 प्लस 1 2 बाई 2 1, तो ऐसे तो डिक्रीज करेगा, और 0 पे हो जाएगा e प्लस 1 बाई ई, तो e प्लस 1 बाई ई तो इधर आएगा, है ना, ऐसे डिक्रीज करेगा और फिर मान लो इंक्रीज ऐसे कर जाएगा, ठीक है ना। तो हमें वो मतलब ये दोनों कर्व, ये हो गया आपका एफ कर्व और ये हो गया आपका जी कर्व, तो बाउंडेड एरिया निकालना है। अभी ये एरिया तो आउटबाउंडेड हो जाएगा, तो बाउंडेड एरिया जो होगा ये हो गया आपका जी कर्व, ये हो गया आपका एफ कर्व, जी एफ और एक्स इक्वल टू 0 लाइन ये, तो इन तीनों कर्व का जो बाउंडेड एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो पूरा कर्व में मेरे को क्या दिख रहा है, पूरा कर्व में मेरे को क्या दिख रहा है कि यहां से यहां तक एफ का फंक्शन अलग है और यहां से यहां तक फंक्शन अलग है, तो एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 1 तक, 0 से 1 तक अपर माइनस लोअर, दैट इज जी माइनस एफ, सिर्फ जी एक्स डी एक्स आएगा, ठीक है, और 1 से 1 प्लस ln रूट 3 तक, है ना, ऊपर माइनस लोअर, दैट इज जी एक्स माइनस एफ एक्स, तो जी एक्स कितना है, हाफ इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई टू द पावर 1 माइनस एक्स, है ना, माइनस एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है आपका e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस एक्स। आराम से शांति दिमाग से कैलकुलेशन करो, आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली आंसर जो है वो ए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, 2 माइनस रूट 3 मैंने जो सॉल्व किया मेरे को याद है भी ए ऑप्शन आया, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। आप आराम से चेक करो, वही बस सिंप्लीफिकेशन, पहले तो यहाँ पे कर्व स्केचिंग वगैरह थोड़ा सा ईओडी का यूज हुआ, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा टफ रेट किया, और सिंप्लीफिकेशन थोड़ा गंदा है इसीलिए इस प्रॉब्लम को मैंने टफ रेट किया। ऑप्शन ए होगा आंसर, बट मैंने टफ रेट इसीलिए किया जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन involved in this question and the application of derivative of this EOD chapter, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो अपन जो है पूरा जे एडवांस 2020 में कैलकुलस के जितने भी 14 क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए। अभी हमारा अगला सेक्शन में आएगा हमारा एल्जेब्रा वाला सेक्शन, जो थोड़ा सा टफ साइड में था, और
आपका रिमेनिंग पार्ट दैट इज ज्योमेट्री वाला सेक्शन। क्लियर है? तो चलिए कैलकुलस के लिए यहां तक अलविदा। प्रॉपरली पूछ लीजिएगा, जो भी डाउट्स वगैरह है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और जो भी लेवल देख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी चालू रखो। अलविदा, थैंक यू।